डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1731 से 1740 तक। गनल की रहाइशगाह से निकलकर बाहर सड़क पर आने के बाद सैफ अली ने महसूस किया कि सिल्वर विंग टाउन अब पहले से कहीं ज्यादा एक बाकायदा कस्बे की तरह लग रहा। अब बहुत सी नई इमारतें कस्बे की जीनत बन चुकी थीं। यहां तक कि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लिए मुख्तस 5 मंजिला दुकान भी तामीर हो चुकी थी। अब इस दुकान को सिर्फ कैंडल लाइट की मलकियत वाली दीगर दुकानों के साथ मुंसलिक करने और फरोख्त के लिए मसनूआत रखने की जरूरत थी। एक बार ये काम मुकम्मल होने के बाद कैंडल लाइट सिल्वर विंग टाउन में बाकायदा तौर पर अपना कारोबार शुरू करने के काबिल हो जाएगी। सिल्वर विंग टाउन के पहले ही एक खास हद तक वसी हो जाने की वजह से इसकी सड़कों पर घूमने वाले की तादाद में भी इजाफा हो गया था। अब सड़कों पर सिर्फ गश्त करने वाले एनपीसी मुहिमजो और जीरो विंग के मेंबरान ही नजर नहीं आ रहे थे। मजीद बरा सैफ अली ने फटे पुराने ज़रा बख्तर पहने हुए चंद किराए के एनपीसी फौजियों को भी जीरो विंग की रहाइशगाह की तरफ जाते हुए देखा, जो गालिबन मैजिक किंग की कशिश की वजह से खिंचे चले आए थे। अगरचे ये खस्ता हाल लग रहे थे, लेकिन जब सैफ अली ने उनका मुआयना करने के लिए ओमनी साइट आइज का इस्तेमाल किया तो उसे मालूम हुआ कि उनमें से सबसे कमजोर भी लेवल 70-2 का एनपीसी था। आमतौर पर एक नए कायम होने वाले कस्बे के लिए टर-1 को बतौर फौजी रागिब करना ही खुशकिस्मती की बात होती है। कस्बे की हिफाजत के लिए दरखास्त देने वाले ज्यादातर सिर्फ इलियट मेयार के होते हैं। जहां तक टर-2 का ताल्लुक है, उन्हें तलाश करना बुनियादी तौर पर नामुमकिन था। फिर भी अब टीम टर-2 के सिल्वर विंग टाउन में फौजी बनने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। मवाजना किया जाए तो जीरो विंग सिटी की हिफाजत के लिए अब तक सिर्फ चंद सौ टर-2 के फौजी मौजूद थे। अगरचे सैफ अली की नजर में आने वाले तीनों का लेवल खासा बुलंद नहीं था, लेकिन वो मौजूदा खिलाड़ियों से निपटने के लिए काफी से ज्यादा थे। इसके अलावा एनपीसी फौजी खिलाड़ियों की निस्बत बहुत तेजी से लेवल अप करते थे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि लोग कहते थे कि एक ताकतवर हीरो एक शहर को उरूज बख्श सकता है। जब सैफ अली ने इन टीम टर-2 को देखा तो वो माजी के उन फर्स्ट रेट गनल्स को याद किए बगैर न रह सका जिनके पास ताकतवर हीरोज मौजूद थे। अगरचे इन फर्स्ट रेट गनल्स के फंड्स और वसाइल सुपरफास्टर गनल्स और सुपर गनल्स के मुकाबले में कहीं कम थे, लेकिन ताकतवर हीरोज के हुसूल की वजह से उनके शहरों की दिफाई सलाहियत सुपर पावर्स के जेर इंतजाम शहरों से जरा भी कम नहीं थी। इस वक्त सुपर गनल्स को भी ताकतवर हीरोज के जेर दिफा शहरों के खिलाफ कार्रवाई करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। सिर्फ टर-6 के खिलाड़ियों को हासिल करने के बाद ही सुपर गनल्स उन शहरों से आसानी से निपटने के काबिल हुए थे। इसकी वजह यह थी कि एक हीरो की ताकत सिर्फ इसकी जात तक महदूद नहीं होती थी। ताकतवर हीरोज अपने जेर तहफ़्फ़ुज़ शहरों के फौजी बनने के लिए ताकतवर और बासलाहियत को भर्ती करने की सलाहियत भी रखते थे। माजी में ऐसे ताकतवर हीरोज के जेर तहफ़्फ़ुज़ शहरों के बहुत से फौजियों को टर-3 में तरक्की दी गई थी और कुछ तो टर-4 तक भी पहुंच गए थे। शहर के दिफाई जादुई दायरे से तक़वियत पाकर ये इंतहाई खौफनाक जंगी ताकत का मुजाहिरा करने के काबिल थे। सी वाज़े बरतरी के बगैर ऐसे शहर पर कब्जा करने की कोशिश करना अमली तौर पर नामुमकिन था। थोड़ी देर चलने के बाद सैफ अली सिल्वर विंग टाउन के किनारे पर पहुंच गया। इस वक्त ममारों की एक बड़ी तादाद कस्बे की पुरानी दीवारों को गिराते और उनकी जगह नई दीवारें तामीर करते हुए देखी जा सकती थी। अगरचे कस्बे की असल दीवारों में कुछ दिफाई खुसूसियात मौजूद थीं, लेकिन वो टर-2 और उससे ऊपर के मेयार के हमलों के खिलाफ बेकार थीं। ताहम तामीर होने वाली नई दीवारें टर-3 के हमलों को भी रोक सकती थीं। मजीद बरा इनमें पायदारी के साथ साथ मुहासरे के हथियारों के खिलाफ मुजाहमत भी बहुत ज्यादा थी। इनमें एक इजाफी असर भी था जो खिलाड़ियों को ऊपर से उनके पार जाने से रोकता था। एक गैर जानिबदार कस्बे के लिए ऐसी दीवारें एक लाजमी दिफाई अक़दाम थीं। ताहम इन नई दीवारों की तामीर की लागत सस्ती नहीं थी। इस सिल्वर विंग टाउन के पूरे इहाते के लिए कम अज कम 10,000 गोल्ड दरकार थे। अगर जीरो विंग के पास जीरो विंग सिटी जैसी पैसा छापने वाली मशीन न होती जो हर मिनट में बड़ी मिकदार में सके पैदा कर रही थी, तो गनल मुख्तलिफ होटलों, बार्स, लोहार की दुकानों और रेस्तोरानों के अलावा इन नई दीवारों की तामीर का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
अगर किसी फर्स्ट रेट गनल को सिल्वर विंग टाउन के इंतजाम का काम सौंपा जाता तो बुनियादी सहूलियात को फाल करना ही उनके लिए खुशकिस्मती की बात होती। बहरहाल सिल्वर विंग टाउन और इसमें मौजूद बुनियादी सहूलियात की तामीर की कल लागत पहले ही 1,20,000 गोल्ड के करीब थी। ये मौजूदा सुपरफास्ट गनल्स के लिए भी एक बहुत बड़ी रकम थी। फर्स्ट रेट गनल्स का तो जिक्र ही छोड़ दें। ताहम ये सिल्वर विंग टाउन में की जाने वाली जरूरी सरमायाकारी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। जीरो विंग को अभी एक बैटल इरीना के साथ साथ मुतअद्दिद दिफाई ढांचे भी तामीर करने थे। इन चीजों की तामीर पर होटलों और लोहार की दुकानों से कहीं ज्यादा रकम खर्च होती थी। इसी दौरान सिल्वर विंग टाउन के चारों कोनों पर 4 मैजिक टावर्स खड़े थे, जबकि एक और मैजिक टावर कस्बे के मरकजी दरवाजे के करीब वाक़ था। गनल लीडर कई सुपर पावर्स ने पहले ही हमसे राब्ता किया है। उनका कहना है कि वो हमारे साथ शराकतदारी के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हम सिल्वर विंग टाउन के 50% हिस्सा उनके हवाले कर दें और उन्हें कस्बे में गनल की रहाइशगाह बनाने की इजाजत दें। इसके बदले में वो बेस्ट एम्परर के हमलों को पसपा करने में हमारी मदद करेंगे और सिल्वर विंग टाउन के दिफा को मजबूत बनाने के लिए 2 लाख गोल्ड की सरमायाकारी भी करेंगे। आबदा गाल ने सैफ अली को अपनी तरफ आते देखकर रिपोर्ट दी। 50% हर सुपर पावर यही कीमत मांग रही है? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा। वो इस हकीकत पर खासा हैरान नहीं था कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स सिल्वर विंग टाउन में सरमायाकारी की पेशकश कर रही थीं। बहरहाल इसकी पिछली जिंदगी में ऐसे हालात अक्सर पेश आते थे। माजी में बहुत से फर्स्ट रेट गनल्स को खुशकिस्मती से टाउन बिल्डिंग ऑर्डर मिल गया था, लेकिन उनके पास गैर जानिबदार नक्शे में बनाए गए अपने कस्बे की हिफाजत करने की ताकत नहीं थी। आखिरकार ये फर्स्ट रेट गनल्स किसी सुपर पावर के साथ शराकतदारी का इंतखाब करते थे। सुपर पावर के साथ शराकतदारी की पहली वजह कस्बे की हिफाजत करना थी। दूसरी वजह अपने गनल्स की तरक्की के लिए मजीद फंड्स आजाद करना था। उन्हें अपना सब कुछ अपने गैर जानिबदार कस्बों में नहीं झोंकना पड़ता था। हिमम अगरचे उनकी पेशकशों में मामूली फर्क है, लेकिन उन सब ने वाजे किया है कि 50% हिस्सा लाजमी है। आबदा गाल ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने पहले ही इस नुक्ते पर उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उन सब की राय है कि हम बेस्ट एम्परर के खिलाफ सिल्वर विंग टाउन को नहीं बचा पाएंगे। सिस्टम के ताज़ा तरीन ऐलानात को मद्देनजर रखने के बाद वो इस नुक्ते पर समझौता करने के लिए और भी कम तैयार है। हमें अभी यह खबर भी मिली है कि बेस्ट एम्परर अपनी अफवाज में इवल डेमनस, इवल बीस्टस और आजाद खिलाड़ियों की एक और बड़ी खेप शामिल करने में कामयाब हो गया है। उस वक्त ये अफवाज एंशंट रॉक सिटी से सिल्वर विंग टाउन की तरफ बढ़ रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बेस्ट एम्परर वाकई हमारे साथ दो हाथ करने का इरादा रखता है। कैसी बूढ़ी लुमड़ियों का गिरोह है? आबदा गाल का जवाब सुनकर सैफ अली मुस्कुराए बगैर न रह सका। क्या वो वाकई सोचते हैं कि जीरो विंग को बेस्ट एम्परर के खिलाफ उनकी मदद की जरूरत है? फिलहाल उन सुपर पावर्स को नजरअंदाज कर दें। इस वक्त हमें सिर्फ ये करने की जरूरत है कि जीरो विंग सिटी के एलियट और माहिर मेंबरान को सिल्वर विंग टाउन में बुलाएं ताकि वो खुद को तरक्की दे सकें। अगर बेस्ट एम्परर हमारे खिलाफ कोई मते का मुंसटर भेजता है तो कोला और दीगर को उनसे निमटने दे। समझ गई? मैं उन्हें जल्द अज जल्द यहां मुंतकिल करवा दूंगी। आबदा गाल ने सर हिलाते हुए कहा। हो सकता है कि उनके पास मैदानों में मौजूद इवल बीस्टस और इवल डेमनस से निमटने का कोई तरीका ना हो, लेकिन इनमें से किसी भी मॉन्स्टर को 5 मैजिक टावर्स वाले सिल्वर विंग टाउन के करीब आने का सोचना भी नहीं चाहिए। यहां तक कि अगर बेस्ट एम्परर ने सिल्वर विंग टाउन पर कोई मते का मॉन्स्टर भेजा तो उनकी तरफ कोला और बहुत से दूसरे ट्रदो के खिलाड़ी मौजूद थे जो T3 के माना वेपन्स चिल्लाते थे। मैजिक टावर्स के बेफ को शामिल करके कोला और दीगर को मते का मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सैफ अली की बात खत्म होने के बाद वो करीब तरीन मैजिक टावर में दाखिल हुआ और फौरन उसे चलाने के लिए जरूरी जादुई सर्किट्स कंधा करना शुरू कर दिए। जादुई सर्किट्स एडवांस्ड मैजिक एरीज का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए थे। दूसरे खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत मुश्किल और वक्त तलब काम था। ताहम सैफ अली के लिए, जो पहले ही एक मास्टर म्यूजिशियन बन चुका था, वो आसानी से जरूरी एडवांस्ड मैजिक एरीज को मुकम्मल कर सकता था और उन्हें खुद ही इफ़ाल जादुई सर्किट में जोड़ सकता था। 5 मिनट के अंदर सैफ अली ने एक मैजिक टावर के लिए जादुई सर्किट कंधा करने का काम मुकम्मल कर लिया। तकरीबन 1 घंटा उधर उधर भाग दौड़ करने और 5 मैजिक टावर्स का दौरा करने के बाद उसने बिलाखिर मैजिक टावर्स के बुनियादी जादुई सर्किट्स कंधा करने का काम मुकम्मल कर लिया।
बहुत खूब। तमाम मैजिक टावर्स को बैक वक्त फ़आल कर दो। सैफ अली ने कस्बे के मरकजी दरवाजे के पीछे वाक़े मैजिक टावर के अंदर खड़े होकर हुक्म दिया। फौरन ही आबिदा गाल और गनल के आला ओहदेदारों के दीगर मेंबरान ने, जो बाकी 4 मैजिक टावर्स के अंदर तैनात थे, अपने मुतालिका मैजिक टावर्स को फ़आल कर दिया। अचानक हर मैजिक टावर के ऊपर मौजूद देवहैकल क्रिस्टल ने एक गहरी नीली चमक खारिज की। फिर हर क्रिस्टल से रोशनी का एक सुतून हवा में बुलंद हुआ। अगले ही लम्हे रोशनी के बुलंद व बाला सुतून अलग हो गए और हल्के नीले रंग की रुकावटें बन गईं, जिन्होंने पूरे सिल्वर विंग टाउन को अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही 5 मैजिक टावर्स से बनने वाली रुकावटें एक दूसरे के राब्ते में आईं, उन्होंने फौरन एक गहरा रंग इख्तियार कर लिया। जब तक 5 मैजिक टावर्स की रुकावटें एक दूसरे में पूरी तरह जम हुईं, पूरे सिल्वर विंग टाउन के गिर्द एक गहरा नीला शफाफ गुंबद बन चुका था। ये शानदार नजारा प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन पर मौजूद खिलाड़ियों को भी नजर आ रहा था। ये क्या हो रहा है? सिल्वर विंग टाउन में क्या हो रहा है? प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन पर मौजूद हर शख्स सिल्वर विंग टाउन को ढांपने वाले गहरे नीले गुंबद को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द माना की कसाफत को बतदरीज बढ़ता हुआ महसूस कर सकते थे। चैप्टर 1732 5 मैजिक टावर्स का असर। सिल्वर विंग टाउन की अचानक तब्दीली ने फौरन प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन में मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की तवज्जो मबजूल कर ली। सिल्वर विंग टाउन के साथ क्या हो रहा है? ये दरअसल इतनी ताकतवर माना खींच रहा है कटलफिश, जो प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन में एक खिली फिजा वाले रेस्तोरां से जीरो विंग के नए तामीर शदा कस्बे का मुशाहिदा कर रहा था, शदीद उलझन का शिकार था। अगरचे सिल्वर विंग टाउन प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन के बिल्कुल साथ वाक़े दिखाई देता था, लेकिन हकीकत में इन दोनों मकामात के दरमियान 1000 गज से ज्यादा का फासला था। इस फासले के बावजूद सिल्वर विंग टाउन में होने वाली हलचल ने प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन को भी मुतासिर किया। अगर प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन में माना की कसाफत में इजाफा पहले ही इतना गैर मामूली था, तो सिल्वर विंग टाउन के अंदर क्या हाल होगा? यहां तक सोचने के बाद कटलफिश काम पे बगैर ना रह सका। आजकल माना की कसाफत के असरात के बारे में सुपर पावर्स की समझ बोझ पहले से मुख्तलिफ थी। लाइब्रेरियों में वसी तहकीक और अमली तजुर्बात करने के बाद वो पहले ही दरियाफ्त कर चुके थे कि आला माना की कसाफत वाले मकामात कितने कीमती होते हैं। आला माना के इर्तिकाज वाले इलाके न सिर्फ खिलाड़ियों को पुरसुकून ज़हन बरकरार रखने में मदद देते थे, जिससे वो बेहतर जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकते थे, बल्कि खिलाड़ियों की स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली को भी तेज करते थे। इस सूरत हाल ने खिलाड़ियों को स्टेमिना और इर्तिकाज खत्म होने की फिक्र किए बगैर तवील अरसे तक अपनी जंगी तकनीकों की मशक करने के काबिल बनाया। दरी असना जंगी तकनीकों का नफाज सिपीलिस और स्किल्स से मुख्तलिफ था। सिपीलिस और स्किल्स के मामले में कोई भी उन्हें मुनासिब तरीके से फ़आल कर सकता था, बशर्ते कि अमूमी हरकत दुरुस्त हों। ताहम जंगी तकनीकों के मामले में किसी की हरकत का इंतहाई दुरुस्त होना जरूरी था। बसूरत दीगर जंगी तकनीक सारिफ को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी। मुख्तसरा जंगी तकनीक को अंजाम देने की मुश्किल स्किल्स और सिपीलिस को फ़आल करने से कहीं ज्यादा थी। जंगी तकनीक को सही तरीके से अंजाम देना सीखने के लिए ही सख्त मशक की जरूरत होती थी। लिहाजा अगर कोई जंगी तकनीक की मुअस्सिर तरीके से मशक करना चाहता है, तो ऐसा माहौल होना लाजमी था जो स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली को फरोग दे। अंकल कटलफिश, हमारे स्काउट्स की तरफ से अभी एक रिपोर्ट आई है। ऐसा लगता है कि जीरो विंग ने सिल्वर विंग टाउन में मैजिक टावर्स तामीर किए हैं। मजीद बरा गनल ने एक ही बार में 5 मैजिक टावर्स बनाए हैं। कटलफिश के पास खड़े सुर्ख जरा बख्तर पहने एक ट्रदो के बरसरिकर ने रिपोर्ट दी। 5 मैजिक टावर्स का उन्होंने ठीक से देखा। कटलफिश ने यह सुनकर हैरत ज़दा तासुरात जाहिर किए। एक लम्हे के लिए उसने ये भी सोचा कि शायद इसने गलत सुना है। ये सच है। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। कस्बे में वाकई 5 मैजिक टावर्स मौजूद हैं। ट्रदो के बरसरिकर ने जवाब दिया। इसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। उसने भी उम्मीद की थी कि रिपोर्ट में कोई गलती होगी। ताहम वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो चाहकर भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता था। ये कैसे मुमकिन है? ट्रदो बरसरिकर की जानिब से भेजी गई वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हुए कटलफिश का रंग सिया पड़ गया। क्या ये नहीं कहा गया था कि हर मैजिक टावर का डिजाइन सिर्फ 5 मैजिक टावर्स की तामीर की इजाजत देता है? उस वक्त तक मुख्तलिफ बड़े गनल्स मैजिक टावर से नावाकिफ नहीं रहे थे। स्टोन फॉरेस्ट टाउन में पहले मैजिक टावर के नमूदार होने के बाद
मुख्तलिफ बड़े गनर्स ने सरगर्मी से इसके बारे में मालूमात तलाश की थी, खास तौर पर इसलिए कि मैजिक टावर की मौजूदगी ने स्टोन फॉरेस्ट टाउन को स्टारमोन किंगडम का नंबर 1 कस्बा बनने का मौका दिया था। इसके अलावा एक एडवांस्ड फैंसो कंस्ट्रक्शन के तौर पर मैजिक टावर ने कस्बे को खातिर खा दिफाई ताकत फराहम की थी। यहाँ तक कि अब तक क्रिम्सन एम्परर गनल ने एक भी मैजिक टावर तामीर नहीं किया था। इसके बावजूद अब सिल्वर विंग टाउन में बैक वक्त 5 मैजिक टावर्स नमूदार हो चुके थे। ये महज नाकाबिल यकीन था। इन 5 मैजिक टावर्स के साथ सिल्वर विंग टाउन की दिफाई ताकत में नुमाया इजाफा हो गया था। यहाँ तक कि अगर बेस्ट एम्परर सिल्वर विंग टाउन को तबाह करना चाहता तो उसे ऐसा करने के लिए सख्त जिदोजहद का सामना करना पड़ता। मजीद ये कि माना की कसाफत में जबरदस्त इजाफे के साथ खिलाड़ियों में सिल्वर विंग टाउन की मकबूलियत यकीनी तौर पर मजीद बढ़ जाएगी। एक गैर जानिबदार नक्शे के अंदर रहते हुए खिलाड़ियों का स्टेमिना और इर्तिकाज बहुत तेजी से खत्म हो जाता था, और अगर वो सेहतयाब होने के लिए किसी एनपीसी कस्बे या शहर में वापस भी जाते तो मुकम्मल बहाली में काफी वक्त लगता था। दरी असना माना की कसाफत में इजाफे से खिलाड़ियों को सेहतयाब होने के लिए दरकार वक्त में नुमाया कमी आएगी, जिससे खिलाड़ियों को ग्राइंड करने और कोट्स करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सिल्वर विंग टाउन ओरुक एम्पायर में तरक्की करने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों के लिए कितना पुरकशिश होगा। इसके साथ क्रिम्सन एम्परर को सिल्वर विंग टाउन के हिस्से हासिल करने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इस लम्हे क्रिम्सन एम्परर के कटलफिश के अलावा प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन में मौजूद दीगर सुपर पावर्स के अरकान भी इस सूरत हाल पर तेवरियां चढ़ा रहे थे। लानत हो, जीरो विंग ने एक और मैजिक टावर का डिजाइन कहां से हासिल कर लिया। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदार सिल्वर विंग टाउन के 5 मैजिक टावर्स को देखकर हसद से भर गए थे। उस वक्त एक बेवकूफ भी बता सकता था कि सिल्वर विंग टाउन का मुस्तकबिल रोशन है। सिल्वर विंग टाउन में 5 मैजिक टावर्स होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में वो माहिर खिलाड़ी जो ओरुक एम्पायर में खुद को तरक्की देने के हवाले से हिचकिचा रहे थे, बड़ी तादाद में सल्तनत की तरफ हिजरत करने लगे। दरी असना सिल्वर विंग टाउन के अंदर तो एक ही कस्बे में 5 मैजिक टावर्स होने का ये असर है। इर्द गिर्द मौजूद माना की कसाफत को महसूस करते हुए सैफ अली कदरे हैरान हुआ। उसने अपनी स्टेटस विंडो में एक इजाफी बेफ भी नमूदार होते देखा। सिप्रेटेड स्टेट, अगर आप इस हालत में 5 घंटे तक रहते हैं तो आपका एक्सपी का हुसूल 1 घंटे के लिए 30% बढ़ जाएगा। अगर आप इस हालत में 10 घंटे तक रहते हैं तो आपका एक्सपी का हुसूल 2 घंटे के लिए 30% बढ़ जाएगा। इस बेफ की तफसील पढ़कर सैफ अली की आंखें चमक उठीं। मजीद बरा, इस इजाफी बेफ के अलावा 5 मैजिक टावर्स की अटैक रेंज में भी इजाफा हुआ था। अब उनका दिफाई दायरा 6000 गज पर मुहित था। सैफ अली ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही कस्बे में 5 मैजिक टावर्स तामीर करने से ऐसे फवाइद हासिल होंगे। वो पहली बार इस तरह के मामले के बारे में जान रहा था। ताहम ये एक माकूल सूरत हाल भी थी। बहरहाल मैजिक टावर्स नाकाबिल यकीन हद तक कीमती थे। गॉड्स डोमेन में 10 साल गुजरने के बाद भी ये सच था। इसकी पिछली जिंदगी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने पास मौजूद मैजिक टावर्स को ज्यादा से ज्यादा कस्बों में तकसीम करती थीं। यहाँ तक कि अहम कस्बों और शहरों में भी वो ज्यादा से ज्यादा 3 मैजिक टावर्स तामीर करते थे। कोई भी एक ही मकाम पर पूरा मैजिक टावर डिजाइन खर्च करने को तैयार नहीं था। अगर इसकी पिछली जिंदगी में मुख्तलिफ बड़े गनर्स को मालूम हो जाता कि एक ही मकाम पर 5 मैजिक टावर्स तामीर करने का ऐसा फायदा है, तो गालिबन हर वो गनल जो मैजिक टावर का डिजाइन हासिल करता इसे मुकम्मल तौर पर एक ही कस्बे या शहर पर खर्च कर देता। बहरहाल स्टोन फॉरेस्ट टाउन में इस सेपरेटेड स्टेट बेफ को हासिल करने के लिए किसी होटल में ठहरने की जरूरत होती थी। फिर भी अब सिर्फ सिल्वर विंग टाउन के अंदर होने से ही खिलाड़ियों को ये बेफ मिल रहा था। सिर्फ ये कि इस बेफ के असरात स्टोन फॉरेस्ट टाउन के होटलों में ठहरने से हासिल होने वाले असरात से कमतर थे, क्योंकि 30% बढ़ा हुआ एक्सपी का हुसूल सिर्फ 2 घंटे तक रहता था। इसके बावजूद ये बेफ अब भी इंतहाई कीमती था। अब जबकि ऐसा फायदा मुफ्त में दस्तयाब था, सिल्वर विंग टाउन का दौरा करने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों की तादाद में यकीनी तौर पर मजीद इजाफा होगा। गालिबन यह कस्बा मुख्तसर अरसे में एक इंटरमीडिएट टाउन के तौर पर तरक्की कर सकेगा। इसके बाद सैफ अली ने सिल्वर विंग टाउन का सिस्टम इंटरफेस खोला और नांगनिल मेंबरान को रसाई की इजाजत दे दी।
जल्दी देखो, सिल्वर विंग टाउन अब आवाम के लिए खिल गया है। कुछ मुबस्सरीन ने तेजी से कस्बे की हैसियत में होने वाली तब्दीली को महसूस किया। अचानक बेशुमार खिलाड़ी कस्बे में उमड़ आए। मैं सेपरेटेड स्टेट में हूं। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई मजाक है? हम सिर्फ सिल्वर विंग टाउन के अंदर रहकर 2 घंटे का बढ़ा हुआ एक्सपी हासिल करने का बेफ जमा कर सकते हैं। जीरो विंग जिंदाबाद। जो खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन में दाखिल हुए वो अपनी स्टेटस विंडोज देखकर हैरत से मुंह खोले बगैर न रह सके। दरअसल सिल्वर विंग टाउन पहले ही खिलाड़ियों के लिए एक बहुत पुरकशिश मकाम था। बहरहाल ये न सिर्फ स्टोन फॉरेस्ट टाउन से भी ज्यादा माना की कसाफत का हामिल था, बल्कि प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन के बिल्कुल साथ वाक़ था। अब जबकि खिलाड़ी सिर्फ कस्बे में मौजूद होने से ही सेपरेटेड स्टेट बेफ हासिल कर सकते थे, सिल्वर विंग टाउन बुनियादी तौर पर खिलाड़ियों के लिए जन्नत बन चुका था। आवाम के लिए खिलने के महज चंद मिनटों के अंदर सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों की आबादी पहले ही 1 लाख से तजावुज कर चुकी थी। मजीद बरा ये तादाद तेजी से बढ़ती रही। गालिबन 1 घंटा गुजरने से पहले ही खिलाड़ियों की आबादी 2 लाख को पार कर जाएगी। गनल्ड लीडर, हमने मैजिक टावर्स के जरिए बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और इवल बीस्टस को हमारी तरफ आते हुए पाया है। इन खिलाड़ियों में से बहुत से डार्क प्लेयर्स हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन के बाहर कैंप लगाने और हमारे साथ थका देने वाली जंग शुरू करने का इरादा रखते हैं। आबदागाल ने मैजिक टावर की क्रिस्टल बॉल के जरिए करीब आते हुए इवल बीस्टस और डार्क प्लेयर्स को देखते हुए तिवरियां चढ़ाकर कहा, बेस्ट एम्परर वाकई बजिद है। आबदागाल की भेजी गई तस्वीर को देखकर सैफ अली मुस्कराए बगैर न रह सका। चूंकि सूरत हाल ये है, अगर वो प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन के करीब आने की जुर्रत करते हैं तो मैजिक टावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनका मुनासिब इस्तेकबाल करना यकीनी बनाए। चैप्टर 1733 जमीन हिला देने वाला वार। इवल डैमनस और इवल बीस्टस के एक बड़े गिरोह ने, जिनकी कल तादाद बआसानी 50,000 से ज्यादा थी, प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन के बाहर बियाबान में कैंप लगा लिया था। इस खास गिरोह में कुछ लिबादा ओढ़े हुए खिलाड़ी भी शामिल थे, जिन सब से कत्ल का इरादा झलक रहा था। सिर्फ इन खिलाड़ियों को देखकर ही कोई भी कांप सकता था। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने तो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ब्लैक कलविक्स पहनने की जहमत भी नहीं की थी और उनके सरों के ऊपर सियाह आईडीज नुमाया थी। ये वाज़ेह था कि इन खिलाड़ियों ने खौफनाक हद तक खिलाड़ियों को कत्ल किया था। वो यकीनी तौर पर आम माहिर खिलाड़ी नहीं थे। ये तमाम खिलाड़ी बहुत अच्छे साज व सामान से लैस थे। हाल ही में लेवल 50 तक पहुंचने के बावजूद उनके आधे से ज्यादा साज व सामान में लेवल 50 के मिस्टर सिरन और सकट सिल्वर आलात शामिल थे। ये चीजें यकीनी तौर पर गेम के इस मरहले पर दस्तयाब बेहतरीन चीजों में से थीं। वेंड में ये बात पहले ही बता दूं, क्रिम्सन हान गनल्ड सिर्फ जीरो विंग के मेंबरान को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। हम पहल करके हमला करने और खुद को तोप का चारा बनाने का इरादा नहीं रखते। अपनी कमर से 2 छोटी तलवारें लटकाए एक लंबे मजबूत जिस्म वाले आदमी ने बेनियाजी से अपने पास मौजूद एक शख्स के साय से कहा, पुरसुकून रहो। जब तक जीरो विंग के मेंबरान सिल्वर विंग टाउन से बाहर निकलेंगे, मेरे इवल डैमनस और इवल बीस्टस फौरन उन पर हमला कर देंगे। तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को बस उन्हें मारने का मौका तलाश करना है। ताहम ये मत भूलना कि मेरा मकसद उन्हें सिर्फ एक लेवल खोने पर मजबूर करने से कहीं बढ़कर है। विंड हंटर ने इस आदमी को याद दिलाया। उसने क्रिम्सन हान के साथ काम करने का इंतखाब सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि ये डार्क नाइट एम्पायर का एक मशहूर डार्क गनल्ड था, बल्कि इसने इस गनल्ड का इंतखाब इसकी तैयार करदा एक खास किस्म के जहर की वजह से भी किया था। इस जहर को सिविल डॉवरर कहा जाता था और इसे खिलाड़ी के हथियारों पर लगाया जाता था। जब इन जहर आलूद हथियारों का इस्तेमाल किसी खिलाड़ी को मारने के लिए किया जाता तो जहर खिलाड़ी की रूह को खा जाता और इस बात पर मुनहसिर है कि कितना जहर लगाया गया था। मुतासरीन कमजोर हालत में जाने से पहले 3 लेवल्स तक हो सकते थे। इस कमजोरी के दौरानिये में खिलाड़ी लेवल अप नहीं कर सकते थे। क्रिम्सन हान की मदद के बदले में इवल गॉड्स टेम्पल डार्क गनल्ड के मेंबरान को ग्लोरी पॉइंट्स हासिल करने और मैदान जंग के टाइटल्स जमा करने में मदद करेगा। ये हम पर छोड़ दो। जब तक हम जीरो विंग के मेंबरान को कत्ल करते रहेंगे, मैं जमानत देता हूं कि उन्हें अपनी ताकत बहाल करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। इस बेनियाज आदमी ने पुरएतिमाद लहजे में कहा, अगर यहाँ इतने सारे गनल्स ना होते तो मैं जीरो विंग के सफ अव्वल के माहिरीन से लड़ना पसंद करता। मैंने सुना है कि उनका जंगी मेयार काफी अच्छा है
और उनकी पहनी हुई हर चीज एक खजाना है। ताहम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। ये कहते हुए वो बेनियाज आदमी अपने पीछे खड़े 6 लिबादा ओढ़े खिलाड़ियों की तरफ मुड़ा। वो इस बात से खुश नहीं था कि वो उनकी शक्लें नहीं देख सकता था। ये 6 खिलाड़ी आने वाली जंग में जीरो विंग के सफ अव्वल के माहिरीन से निमटने के जिम्मेदार होंगे। अगरचे ये 6 अफराद डार्क प्लेयर्स थे, लेकिन उनका ताल्लुक किसी डार्क गनल से नहीं था, बल्कि वो डार्क हंटर्स नामी एक अलिफाडुंचरर टीम के मेंबर थे। ये अलिफाडुंचरर टीम डार्क नाइट एम्पायर में काफी मशहूर थी और क्रिम्सन हान भी इस टीम को उकसाने से गुरेज करता था। डार्क हंटर्स अलिफाडुंचरर टीम खौफनाक खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी और उसका हर मेंबर एक डार्क प्लेयर था। कुछ अरसा कबल डार्क हंटर्स ने फर्स्ट रेट गनल टायरनेट एम्परर की मरकजी फोर्स को नीस्तो नाबूद करने के लिए 20 रुकनी टीम भेजी थी। इस फोर्स में 1000 खिलाड़ी शामिल थे। डार्क हंटर्स की 20 रुकनी टीम में 8-2 के खिलाड़ी थे, जिनके जंगी मेयारात और बुनियादी खुसूसियात नाकाबिल यकीन थीं। यहां तक कि टायरनेट एम्परर का गनल लीडर और एक लेवल 51-2 का इसीसुन स्टार हार्वेस्टर भी इस जंग में मारा गया था। फितरी तौर पर 1-2 इसीसुन के पास टर 1 इसीसुन की निस्बत बहुत मजबूत लाइफ सेविंग स्किल्स होती है। यहां तक कि 5-2 के माहिरीन मिलकर भी 1-2 इसीसुन के फरार को नहीं रोक सकते, फिर भी स्टार हार्वेस्टर मारा गया था। मजीद बरा डार्क हंटर्स के एक ही खिलाड़ी ने यह कारनामा अंजाम दिया था। डार्क हंटर्स ने जिस ताकत का मुजाहिरा किया था उसने डार्क नाइट एम्पायर को पूरी तरह चौंका दिया था। स्टार हार्वेस्टर कोई मामूली माहिर नहीं था, वो एक रिफाइनमेंट लिम का माहिर था जो गार्ड्स डोमेन की माहिरीन की फहरिस्त में 305 नंबर पर था। यहां तक कि आम रिफाइनमेंट लिम के माहिरीन के पास भी इसके खिलाफ कोई मौका नहीं था, फिर भी डार्क हंटर्स ने उसे मार डाला था। टायरनेट एम्परर के साथ जंग से पहले भी डार्क हंटर्स ने कई खौफनाक जंगी रिकॉर्ड बनाए थे। सिर्फ ये कि ये जंगी रिकॉर्ड खुफिया तौर पर बनाए गए थे, जिनसे मुख्तलिफ बड़े गनल्स नावाकिफ थे। एडवेंचर टीम के कारनामों में क्रिम्सन हान के गनल लीडर क्रिम्सन घोस्ट का कत्ल भी शामिल था। यही वजह थी कि क्रिम्सन घोस्ट डार्क हंटर्स के इन 6 मेंबरान को देखकर खुश नहीं था। क्रिम्सन घोस्ट की राय में डार्क हंटर्स के खिलाड़ी गैर इंसानी थे और वो इस नतीजे पर सिर्फ उनकी खौफनाक ताकत की वजह से नहीं पहुंचा था, बल्कि ये राय इस ज़ाहिरी शक्ल पर मबनी थी जो वो अपनी हकीकी ताकत को फ़आल करते वक्त इख्तियार करते थे। जब वो अपनी हकीकी ताकत का इस्तेमाल करते तो वो अपनी इंसानी शक्ल खो देते और हकीकी राकेशों में तब्दील हो जाते। वो इस जैसे खिलाड़ियों से मुख्तलिफ जंगी तरीके भी इस्तेमाल करते थे। डार्क हंटर्स की तरफ से भेजे गए 6 खिलाड़ियों में से हर एक 2 का खिलाड़ी था। इवल डैमनस और इवल बीस्टस की मदद के बगैर भी ये 6 खिलाड़ी जीरो विंग की मैन फोर्स के मेंबरान से निमटने के लिए काफी से ज्यादा थे। चूंकि सब यहां मौजूद हैं, हम अपने मंसूबे के अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन और सिल्वर विंग टाउन के गिर्द घेरा डालेंगे, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कस्बे से महफूज फासले पर रहें। हमारा अंदाजा है कि इन मैजिक टावर्स की ज्यादा से ज्यादा अटैक रेंज तकरीबन 1500 गज है। इस रेंज में दाखिल ना हो, हम आपकी मौत के जिम्मेदार नहीं होंगे। विंड हंटर की वार्निंग सुनकर मुख्तलिफ डार्क प्लेयर्स ने इस बात में सर हिलाया। जंगी हथियार कोई मजाक नहीं थे। मैजिक टावर्स के हमलों में प्रतीन के उरूज की ताकत मौजूद थी। मजीद बरा हमलों की रेंज बहुत वसी थी। जब तक कोई इनविलनरेबिलिटी सकल असिपेल इस्तेमाल न करे, गेम के इस मरहले पर कोई भी खिलाड़ी मैजिक टावर जैसे जंगी हथियार के हमले को रोक कर जिंदा नहीं बच सकता था। नहीं, एक खिलाड़ी ऐसा था जो मैजिक टावर जैसे जंगी हथियार के हमले को रोक सकता था, लेकिन इनमें से किसी भी डार्क प्लेयर को यह यकीन नहीं था कि उनके पास ब्लैक फुलियम का मुकाबला करने की ताकत है। जब विंड हंटर की बात खत्म हुई तो मौजूद खिलाड़ी हरकत में आ गए। विंड हंटर ने फिर अपने इवल डैमनस और इवल बीस्टस को प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन और सिल्वर विंग टाउन को घेरने के लिए मुनज़्ज़म किया। इवल डैमनस और इवल बीस्टस के हरकत शुरू करने के कुछ ही देर बाद प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन में मौजूद खिलाड़ियों को उनकी पेश कदमी का इल्म हो गया। यहाँ इतने सारे इवल डैमनस और इवल बीस्टस हैं, ये कम अज कम 50,000 तो होंगे, है ना? क्या बेस्ट एम्परर एक और हमला कर रहा है? प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन पर मौजूद हुजूम ने करीब आती हुई इवल बेस्ट और इवल डेमन फौज को देखकर खौफ से थोक निकला।
अगरचे वो जानते थे कि बेस्ट एम्परर सिर्फ जीरो विंग को निशाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन वो मोनेस्टर्स को करीब आते देखकर अपने बढ़ते हुए खौफ और परेशानी पर काबू ना पा सके। बहुत खूब, वो बिलाखिर आ गए जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों ने इवल डेमनस और इवल बीस्टस को देखा तो उनका मोड काफी बेहतर हो गया। देखते हैं कि इसके बाद जीरो विंग अपना गुरूर कैसे बरकरार रखता है। जब तक बेस्ट एम्परर जीरो विंग के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था, जीरो विंग पर काफी दबाव रहेगा, कत नजर उसके कि बेस्ट एम्परर जीते आ हारे। इस सूरत में उन्हें सिल्वर विंग टाउन के हिस्से हासिल करने का मौका मिल जाएगा। ताहम जब इवल बीस्टस और इवल डैमनस प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन से 1000 गज से भी कम फासले पर थे, सिल्वर विंग टाउन के मैजिक टावर्स में से एक ने, जो मोनेस्टर्स की फौज से 3000 गज से ज्यादा दूर खड़ा था, तवानाई जमा करना शुरू कर दी। मैजिक टावर के इर्द गिर्द मौजूद माना तेजी से टावर के ऊपर मौजूद देवहैकल क्रिस्टल पर जमा होने लगा। 2 सेकंड के चार्ज के बाद देवहैकल क्रिस्टल से सियाह व सफेद रोशनी का एक सुतून ऊपर की तरफ उठा। प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन पर मौजूद खिलाड़ी भी इस सुतून को वाज़े तौर पर देख सकते थे। जीरो विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस अचानक पेशरफ्त ने देखने वाले हर शख्स को उलझा दिया। जैसे ही ये खिलाड़ी रोशनी के सुतून के बारे में सोच रहे थे, इसका जाविया नीचे की तरफ हुआ और वो इवल बेस्ट और इवल डेमन फौज के मरकज में जा लगा। इसके बाद रोशनी का सुतून फैला और उसने करीबी इवल डेमनस और इवल बीस्टस को निगल लिया। स्पेशल इलियट रैंक का इससे नीचे का हर मोन्स्टर रोशनी की जद में आते ही फौरन मर गया। सिर्फ चीफटीन्स और इससे ऊपर के मोनेस्टर्स ही जिंदा बच्चे थे, हालांकि चीफटीन रैंक के मोनेस्टर्स की एचपी बहुत कम रह गई थी। इस हमले ने ग्रैंड लॉर्ड रैंक के इवल डैमनस और इवल बीस्टस को भी शदीद जख्मी कर दिया था। चैप्टर 1734 सिल्वर विंग की ताकत। इवल डेमन और इवल बेस्ट फौज में धमाका करने वाला रोशनी का सुतून 100 गज के दायरे को घेरने के बाद ही फैलने से रुका था, फिर ये बतदरीज गायब हो गया। जैसे ही बीम हमले की खौफनाक तवानाई बिखरी, मध्यम होती रोशनी ने इस मैदान में एक बहुत बड़ा गड़ा जाहिर किया जहां मोनेस्टर्स की फौज मौजूद थी। सिर्फ चीफटीन रैंक और इससे ऊपर के इवल डैमनस और इवल बीस्टस ही जिंदा बच्चे थे, जबकि बाकी सब जलकर राख हो चुके थे। एक ही हमले ने सैकड़ों इवल डैमनस और इवल बीस्टस को मार डाला था और हर जिंदा बच जाने वाला मोन्स्टर शदीद जख्मी था, जिससे उनकी जंगी ताकत में जबरदस्त कमी आ गई थी। यहां तक कि हमले की जद में आने वाले ग्रैंड लॉर्ड्स भी नहीं बच पाए थे। ये देखकर दूर प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन पर मौजूद खिलाड़ी हैरत से मुंह खोले रह गए। वो बहुत ताकतवर था। इस हमले की ताकत अमली तौर पर प्रचार सिपेल का मुकाबला कर सकती थी। ये क्या हो रहा है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिल्वर विंग टाउन के मैजिक टावर्स की अटैक रेंज सिर्फ 1500 गज के करीब होनी चाहिए? क्रिम्सन हान के मेंबरान के तासुरात तारीख हो गए जब उन्होंने कुछ ही फासले पर मौजूद गड़े को घूरा। अगर बीम हमले का रुख थोड़ा सा भी मुड़ जाता तो ये सिर्फ इवल डैमनस और इवल बीस्टस से ज्यादा को मार डालता। मरने वालों की तादाद में इन जैसे खिलाड़ी भी शामिल होते। इस अचानक हमले से खौफजदा होने वाले सिर्फ क्रिम्सन हान के मेंबरान ही नहीं थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मेंबरान गर्मागर्म बहसों में पड़ गए। उन्हें सिल्वर विंग टाउन का हमला नाकाबिल फहम लग रहा था। इस मैजिक टावर की अटैक रेंज इतनी लंबी कैसे है? कटलफिश ने मध्यम होते रोशनी के सुतून को घूरते हुए एक बदसूरत तासुर पहना। उसने सोचा था कि बेस्ट एम्परर जीरो विंग को एक कोने में धकेल देगा और गनल्ड के मेंबरान को प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन में कदम रखने से रोकेगा। ताहम कस्बे के मैजिक टावर्स की अटैक रेंज में इस कदर इजाफे के साथ, जो खंडरात तक भी पहुंच रही थी, बेस्ट एम्परर जीरो विंग के मेंबरान को दाखिले के स्लॉट्स के लिए मुकाबला करने से रोकने में बेबस था। बहरहाल मैजिक टावर्स के हमले गैर मामूली तौर पर ताकतवर थे। अगर बेस्ट एम्परर ने जीरो विंग का रास्ता रोकने के लिए अपने कारिंदे भेजे तो गनल बेरहमी से जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर मैजिक टावर्स ने बहुत ज्यादा बार हमला किया तो मतेक रैंक के मोनेस्टर्स भी गिर जाएंगे, निचले रैंक के मोनेस्टर्स का तो जिक्र ही छोड़ दें। इससे पहले कि कोई अपने सदमे से संभल पाता, सिल्वर विंग टाउन के माना टावर्स में से एक और ने माना जमा करना शुरू कर दिया। 2 सेकंड बाद एक और सियाह व सफेद रोशनी का सुतून आसमान की तरफ बुलंद हुआ। पलक झपकते ही एक और एनर्जी बीम इवल डेमन और इवल बेस्ट फौज से टकराई, जिसने मोनेस्टर्स के दरमियान एक और जगह साफ कर दी। लानत हो, ये कैसे हो रहा है? विंड हंटर का दिल खून के आंसू रू रहा था
जब उसने अपने इवल डैमनस और इवल बीस्टस को सैकड़ों की तादाद में गिरते देखा। उसने इन इवल डैमनस और इवल बीस्टस की परवरिश के लिए बड़ी मेहनत की थी। वो उनकी मौत को कबूल कर सकता था अगर उनकी मौत का कोई मतलब होता, लेकिन इस वक्त वो जीरो विंग के लिए जिंदा अहदाफ के सिवा कुछ नहीं थे। जैसे ही विंड हंटर ने नया हुक्म जारी करने की तैयारी की, एक और बीम हमला उसकी मॉन्स्टर फौज से टकरा गया। बूम! इस बार हमले ने सिर्फ बड़ी तादाद में इवल डैमनस और बीस्टस की जानें नहीं ली थीं। मॉन्स्टर्स की सफों के दरमियान छुपे करीमजन हान के कुछ मेंबरान भी मौके पर ही मारे गए थे। पीछे हटो, सब पीछे हट जाओ, क्रीमजन घोस्ट ने पीले पड़ते चेहरे के साथ टीम चीफ पर चीखते हुए कहा। डार्क गनर्स के मेंबरान की तादाद आम गनर्स की निस्बत बहुत कम होती थी। एक बहुत ताकतवर डार्क गनर के आम तौर पर सिर्फ 30,000 के करीब मेंबरान होते थे। क्रीमजन हान की तादाद इससे बस थोड़ी सी ज्यादा थी। इस ऑपरेशन के लिए क्रीमजन हान ने 2000 माहिर मेंबरान भेजे थे, जो गनल का तकरीबन हर माहिर था, और इस आखिरी बीम हमले ने क्रीमजन हान के 100 से ज्यादा माहिरीन को मार डाला था। इस लम्हे क्रीमजन घोस्ट के दिल में विंड हंटर के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। विंड हंटर की गलत मालूमात की वजह से क्रीमजन हान ने बगैर किसी माकूल वजह के 100 से ज्यादा माहिरीन खो दिए थे। डार्क प्लेयर्स के तौर पर उन्हें मिलने वाली मौत की सजा आम खिलाड़ियों की निस्बत बहुत ज्यादा सख्त थी। अगरचे तारीख कुव्वतों के साथ उनकी वाबस्तगी उनकी मौत की सजा को कदरे कम कर देगी, लेकिन ये अब भी इससे ज्यादा सख्त थी जिसका आम खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता था। अब जबकि क्रीमजन हान के 100 से ज्यादा माहिरीन मारे जा चुके थे, गनल ने अपने सफ अव्वल के जंगजुओं का 5% से ज्यादा हिस्सा खो दिया था। अगर उन्हें इस तरह का एक और धचका लगा तो नताइज नाकाबिल तसव्वुर होंगे। जैसे ही क्रीमजन हान के मेंबरान ने पीछे हटना शुरू किया, जीरो विंग के मेंबरान सिल्वर विंग टाउन से सैलाब की तरह बाहर निकल आए। अगरचे गनल के सिर्फ 2000 से कुछ ज्यादा मेंबरान ही बाहर आए थे, लेकिन इनमें से हर एक शानदार थंडर वोल्फ पर सवार था। 2000 से ज्यादा थंडर वोल्व्स के शानदार नजारे ने तमाशाइयों और विंड हंटर के ग्रुप दोनों को दंग कर दिया। कमीने जीरो विंग की फौज को अपनी तरफ बढ़ते देखकर विंड हंटर गुस्से से धाड़ा। मैजिक टावर्स से इसकी फौज पर बमबारी करने के बाद जीरो विंग दरअसल एक कदम और आगे बढ़ गया और उसने अपनी बाकी मानदा अफवाज का ताक़ुब करने के लिए अपने मेंबरान को भेज दिया। ये वाज़ेह था कि जीरो विंग सबको ये दिखाना चाहता था कि इवल गॉड्स टेम्पल कोई ऐसा दुश्मन नहीं जिसकी फिक्र की जाए। मामलात को मजीद खराब करने के लिए जीरो विंग ने ताक़ुब के लिए सिर्फ 2000 से कुछ ज्यादा मेंबरान को भेजा था। अगर यह खबर फैल गई तो इवल गॉड्स टेम्पल का वकार मजरू होगा। ये मंदिर ओरुक एम्पायर में हंसी का निशाना बन जाएगा। फौरन ही विंड हंटर ने अपने इवल डैमनस और इवल बीस्टस को जीरो विंग की फौज पर हमला करने का हुक्म दिया, यहां तक कि इसने 2 मते के इवल बीस्टस को भी मुतहर्रिक कर दिया। अगरचे मैजिक टावर्स के हमले ताकतवर थे, लेकिन वो मते के रैंक के मोनस्टर्स को आसानी से नहीं गिरा सकते थे। दरहकीकत दोनों मते का इवल बीस्टस को जीरो विंग की फोर्स को नीस्तो नाबूद करने के बाद भी मैदान जंग से फरार होने में कोई मसला नहीं होगा। मजीद बरा मैजिक टावर्स की पहुंच को देखते हुए जीरो विंग गनल के मेंबरान के साथ तसादुम के दौरान इवल डैमनस और इवल बीस्टस पर फायर करने की जुर्रत नहीं करेगा। अचानक एक लेवल 60 से ऊपर का इवल डेमन और इवल बेस्ट आने वाले खिलाड़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने अहदाफ तक पहुंच पाते, 2 और बीम हमले मोनस्टर्स की फ्रंट लाइन से टकरा गए। बीम्स ने जिन इलेट्स और स्पेशल इलेट्स को निशाना बनाया उन्हें खत्म कर दिया, जबकि बाकियों को शदीद जख्मी कर दिया। 2 बीम हमलों के नाजिल होने के बाद जीरो विंग के मेंबरान जो माना वेपन्स चिल्लाते थे, बिलाखिर इवल डैमनस और इवल बीस्टस से टकरा गए। जैसे ही वो टकराए, उन्होंने कत्ल आम शुरू कर दिया। 2 माना वेपन्स चलाने वाले जीरो विंग के माहिरीन लॉर्ड रैंक के इवल डेमन इवल बेस्ट का मुकाबला कर सकते थे, यहां तक कि जब मोनस्टर्स अपने उरूज पर होते तब भी वो उनका डटकर मुकाबला कर सकते थे। लिहाजा कमजोर चीफ्टीन्स और लॉर्ड्स जीरो विंग के हंगामा खेज खिलाड़ियों के लिए कोई खतरा नहीं थे। इसके अलावा रेंजर डीपीएस ने कोर फायर फराहम किया और हीलर्स ने पीछे से सबकी एचपी को बरकरार रखा। मजमूई तौर पर इवल डैमनस और इवल बीस्टस की पहली लहर जो जंग में जीरो विंग की फौज से मिली, वो जीरो विंग की फौज का कोई मुकाबला नहीं थी। बिलाखिर 2 मते रैंक के इवल अर्थ ड्रैगन्स जीरो विंग की अफवाज के सामने पहुंच गए। उनके देवहैकल ढांचे 2 पहाड़ों की तरह खड़े थे।
फिर ईवल अर्थ ड्रैगन्स ने कान फाड़ देने वाली धाड़ें निकालीं जब उन्होंने दुश्मन खिलाड़ियों पर अपने देवहैकल पंजे मारे। ताहम इससे पहले कि उनके पंजे उनके सामने मौजूद हंगामा खेज खिलाड़ियों तक पहुंच पाते, हर मॉन्स्टर के सामने दो शख्सियात नमूदार हुईं। इन शख्सियात में से एक कोला था जबकि दूसरी टर्टल डव थी, और दोनों एमटीज ने पहले ही पावर ऑफ डार्कनेस को फाल कर दिया था, जिससे उनकी खुसूसियात में नुमाया इजाफा हो गया था। चांदी के इलाही रावनस ने उनके हाथों में मौजूद 3 माना वेपन्स को रोशन कर दिया, और जैसे ही दोनों गार्डियन नाइट्स ईवल अर्थ ड्रैगन्स तक पहुंचे, उन्होंने आने वाले पंजों पर ये हथियार चला दिए। दो सकल डिवाइन एजुडिकेशन। दोनों गार्डियन नाइट्स के सामने एक सुनहरी चमक उभरी और दोनों ईवल अर्थ ड्रैगन्स के देवहैकल पंजे हुआ में ही अचानक रुक गए। चाहे उन्होंने कितनी ही ताकत क्यों न लगाई, वो अपने पंजों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा सके। एक मुख्तसर लम्हे के बाद 2 धमाकों ने इलाके को हिलाकर रख दिया। दोनों लेवल 75 के ईवल अर्थ ड्रैगन्स लड़खड़ा कर 5 कदम पीछे हट गए, और जब वो हिले तो उनके नीचे की जमीन कांप उठी। इससे पहले कि मते का ईवल बीस्ट्स अपना तवाज़ुन बहाल कर पाते, कोला और टर्टल डव एक बार फिर आगे बढ़े और अपने अहदाफ के सामने पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने हथियार लहराए और 3 माना वेपन्स को ढांपने वाले चांदी के इलाही रावनस चमक उठे जब ब्लेड्स उनके अहदाफ पर गिरे। 2 सकल ड्रैगन इनाइलिटर। 2 सकल करंट ब्लेड। कोला और टर्टल डव ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी मुतालिका लीगेसी स्किल्स का इस्तेमाल किया। जिस लम्हे उनके हमले ईवल अर्थ ड्रैगन्स से टकराए, दोनों मते का मोनस्टर्स ने तकलीफ दे चीखें निकाली क्योंकि उन्हें 20 गज पीछे धकेल दिया गया था, और इनमें से हर एक के सर के ऊपर 800,000 से ज्यादा का डैमेज नमूदार हुआ। अगरचे ईवल अर्थ ड्रैगन्स की HP बार्स में बहुत कम कमी आई थी, जो आम खिलाड़ियों के लिए बमुश्किल काबिल तवज्जो थी, लेकिन तेज इदराक रखने वाले माहिर खिलाड़ियों ने इस तब्दीली को महसूस कर लिया। प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन से देखने वाले खिलाड़ी सदमे से जिम गए थे और हक्का बक्का तासुरात के साथ कोला और टर्टल डव को घोर रहे थे। चैप्टर 1735 मोनस्टर्स का घोंसला। करीबी करीमजन हान के मिंबरान जब खिलाड़ियों को ईवल अर्थ ड्रैगन्स के देवहैकल ढांचों को 20 गज से ज्यादा पीछे धकेलते हुए देखा तो वो हाँफने लगे। वो इतने ही हैरान थे जैसे उन्होंने 2 चींटियों को, एक शेर और चीते को पीछे धकेलते हुए देखा हो। ये कैसे मुमकिन है? क्या जीरो विंग सिर्फ मोनस्टर्स का घोंसला है? क्रीमजन हान के मिंबरान और प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन पर मौजूद मुख्तलिफ तमाशाई खिलाड़ी दोनों के पास अल्फाज खत्म हो गए थे। ईवल अर्थ ड्रैगन्स कितने देवहैकल थे? इसके अलावा सिर्फ ये हकीकत कि उनके पास मते का मोनस्टर्स की ताकत थी, खिलाड़ियों के लिए उनका मुकाबला करना नामुमकिन बना देती थी। ब्लैक फुलियम को एक मते का ईवल डेमन को मारते हुए देखना काफी खौफनाक था, फिर भी जीरो विंग में 2 और खौफनाक खिलाड़ी उभर आए थे। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जरूर कोई खास किस्म का पोशन इस्तेमाल किया होगा। वो उसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकते। जब विंड हंटर ने ईवल अर्थ ड्रैगन्स को पीछे खिसकते देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसे यकीन था कि कोला और टर्टल डव ने जरूर कोई खास तरीका इस्तेमाल किया होगा जिसने उन्हें कुछ देर के लिए मते का मोनस्टर्स का सामना करने की ताकत दी थी। गार्ड्स डोमेन में कुछ ऐसे टूल्स मौजूद थे जो खिलाड़ियों को कुछ वक्त के लिए गैर मामूली ताकत दे सकते थे। यहां तक कि विंड हंटर के पास भी ऐसा एक टूल मौजूद था, लेकिन यह इतना मजबूत नहीं था कि उसे मते का मोनस्टर का डट कर मुकाबला करने की इजाजत दे सके। जहां तक इस इम्कान का ताल्लुक है कि जीरो विंग के पास दरअसल ब्लैक फुलियम की सतह के 2 और खिलाड़ी मौजूद थे, तो ये महज मुज़हका खेज था। उसने ये मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि जीरो विंग ऐसे 3 माहिरीन पैदा कर सकता है जो अपने तौर पर मते का मोनस्टर्स का मुकाबला कर सकें। यहां तक सोचने के बाद उसने ईवल अर्थ ड्रैगन्स को दोनों गार्डियन नाइट्स के खिलाफ अपना हमला जारी रखने का हुक्म दिया। एक बार जब दोनों मते के ईवल बीस्ट्स ने खुद को संभाल लिया तो उन्होंने अपनी दमों को दोनों एमटीज पर मारा। देवहैकल दमों ने हरकत करते हुए एक ताकतवर तूफान बर्पा कर दिया और जहां से भी गुजरी वहां एक गहरी सी दरार बन गई। ऐसे हमले का सामना करते हुए यहां तक कि एक 2 एमटी जिसकी लाइफ सेविंग शकल फाल हो, अगर वो इस वार को सीधा अपने ऊपर ले तो उसे फौरी मौत का खतरा होगा। ताहम कोला और टर्टल डव बेखौफ रहे और उन्होंने एक बार फिर अपने 3 माना वेपन्स लहराए। फिर 2 चांदी की रोशनियां ईवल अर्थ ड्रैगन्स की देवहैकल दमों से टकराईं और मैदान जंग में 2 जोरदार धमाके गूंज उठे। यहां तक कि प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन पर मौजूद हुजूम, जो 1000 गज से ज्यादा दूर था,
धमाकों को वाज़े तौर पर सुन सकता था। इस बार तसादुम खत्म होने तक किसी भी फरीक ने दूसरे पर बरतरी हासिल नहीं की थी। ताहम उनके नीचे की जमीन फट गई थी और दरारें 20 गज से ज्यादा दूर तक फैल गई थीं। ताकत के इस खौफनाक मुजाहरे ने देखने वाले खिलाड़ियों को लर्जा दिया। बूम बूम बूम। तसादुम के बराबरी पर खत्म होने के बावजूद कोई भी फरीक लड़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ देर के लिए दोनों फरीकों ने एक के बाद एक वार का तबादला किया। दरीं असना इर्द गिर्द मौजूद जीरो विंग के मेंबरान ने दीवाना वार इवल डैमनस और इवल बीस्टस का कत्ल आम किया। जीरो विंग का कोई भी मेंबर अकेले एक ग्रेट लॉर्ड का मुकाबला कर सकता था और अपने हमलों से तकरीबन 50,000 का डैमेज दे सकता था। जहां तक आबिदा गाल, अल्यूरन समर, कालू भाई और वानिया का ताल्लुक है, जो 3 माना वेपन्स चिल्लाते थे, उनके सिपीलिस ने आसानी से अपने अहदाफ को 100,000 से ज्यादा का डैमेज दिया, जिनमें से कुछ ने 200,000 से ज्यादा का डैमेज दिया। वक़्ता फ़ौक़ता वो बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले सिपीलिस भी इस्तेमाल करते, जिससे मोनस्टर्स के एक झुंड को लाखों का डैमेज पहुंचता। अगरचे इवल डैमनस और इवल बीस्टस की तादाद जीरो विंग की फौज से बहुत ज्यादा थी, लेकिन 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों की फौज ने उन्हें पूरी तरह मात दे दी थी। जंग शुरू हुए अभी 30 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि 100 से ज्यादा कमजोर चीफ्टिन्स और लॉर्ड्स पहले ही मारे जा चुके थे। तमाशाई ताकतों में से किसी ने भी इस जंग के इस तरह का रुख इख्तियार करने की तवक्को नहीं की थी। उन्होंने फर्ज किया था कि जीरो विंग अपनी हिफाजत के लिए अपने मैजिक टावर्स पर इन्हिसार करेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग के मेंबरान दरअसल इतनी गैर मामूली ताकत के मालिक होंगे। अगर जीरो विंग की बाकी फोर्स दीगर इवल डैमनस और इवल बीस्टस के साथ मसरूफ न होती, तो ये छोटी सी फौज यकीनी तौर पर दोनों इवल अर्थ ड्रैगन्स को मार डालती। ऐसी ताकत के साथ इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि उन्हें हमारी शिराकतदारी की पेशकशों में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। कुवैट मेलोडी, जो प्रेमवर्डेल डिवाइन रॉन के एक खिली फिजा वाले रेस्तोरां में बैठी थी, कोला और टर्टल डव को इवल अर्थ ड्रैगन्स से लड़ते देखकर तल्ख मुस्कुराहट जाहिर किए बगैर न रह सकी। उसने सोचा था कि जीरो विंग मुख्तलिफ सुपर पावर्स की ताउन की पेशकशों को ठुकरा कर सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा है और बेस्ट एम्परर की अफवाज के गनल्ट को घेरने के बाद ही अपना सर झुकाएगा। ताहम जीरो विंग की ताकत के मौजूदा मुजाहिरे के साथ वो यकीनी तौर पर बगैर किसी मदद के सिल्वर विंग टाउन की हिफाजत करने का अहल था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी मते के रैंक के मोनस्टर्स से इतनी आसानी से नहीं निमट सकती थीं। 5 मैजिक टावर्स की बेहद लंबी अटैक रेंज के साथ जीरो विंग को कस्बे के तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत खत्म होने के बाद भी सिल्वर विंग टाउन का दिफा करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो लनती विंड हंटर, उसने तकरीबन हमें जीरो विंग का दुश्मन बना दिया था। खुशकिस्मती से हमने अभी तक जीरो विंग के मेंबरान से जंग नहीं की है। हमारे पास अब भी जीरो विंग की नजरों से बचने का वक्त होना चाहिए। क्रिम्सन घोस्ट इवल डैमनस और इवल बीस्टस के खात्मे को देखते हुए दूर खड़े विंड हंटर को घूरे बगैर न रह सका। जीरो विंग की ताकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो विंड हंटर ने इसे बताई थी। जीरो विंग का हर माहिर नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत था, यहां तक कि इस जैसा ट्रडो का खिलाड़ी भी कोला और टर्टल डव का सीधा सामना करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। एमटीज की नाकाबिल यकीन तबाकुन ताकत के साथ वो गालिबन उसे एक ही वार में मार सकते थे। इसके सामने होने वाली लड़ाई को अब जंग नहीं कहा जा सकता था। यह बुनियादी तौर पर एक तरफा कत्ल आम था। जब क्रिम्सन घोस्ट को याद आया कि इसने गनल्ट के 100 से ज्यादा माहिरीन को कैसे खो दिया था, तो उसने वाकई खुद को खुशकिस्मत महसूस किया। अगर वो वाकया पेश न आता तो वो पीछे हटने का हुक्म न देता। अगर उसकी 2000 खिलाड़ियों की फौज ने जीरो विंग के मेंबरान पर हमला किया होता तो नताइज तबाहकुन होते। जीरो विंग की खौफनाक जंगी ताकत देखकर क्रिम्सन घोस्ट को एक नाकाबिल बयान सदमा भी पहुंचा। डार्क नाइट एम्पायर पर हुक्मरानी करने वाले सुपरफास्टर गनल्स भी इतनी ताकतवर खिलाड़ियों की फौज मैदान में उतारने के काबिल नहीं थे। फिर भी स्टारमोन किंगडम के एक उभरते हुए गनल ने बिल्कुल यही कर दिखाया था। मजीद बरा, इसकी तहकीकात की बुनियाद पर जीरो विंग को किसी भी सरपरस्त की हिमायत हासिल नहीं थी। दरीं असना डार्क हंटर्स के 6 लिबादा ओढ़े खिलाड़ी मैदान जंग के एक कोने में आराम कर रहे थे। कुछ देर तक जंग का मुशाहिदा करने के बाद क्रिस्टलाइन लॉन्ग बो उठाए हुए रेंजर ने अपना सर हिलाया। ये काम नहीं करेगा। जीरो विंग के मेंबरान हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा मजबूत हैं।
हम आर्जी तौर पर उनके हथियार लौटने का अपना मंसूबा मनसूख कर रहे हैं। लीडर, अगरचे जीरो विंग वाज़े तौर पर इससे ज्यादा मजबूत है जितना हमने फर्ज किया था, लेकिन गनल के आम माहिरीन को मारना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। वो माहिरीन अभी तक ट2 तक भी नहीं पहुंचे हैं। हम आसानी से उन्हें मार कर भाग सकते हैं। अगर हम इस मिशन में नाकाम रहे तो कमांडर यकीनी तौर पर हमें नहीं छोड़ेगा। अगरचे इस पार्टी की क़यादत करने वाला रेंजर ऑपरेशन मनसूख करना चाहता था, लेकिन दीगर 5 मेंबरान ने इस ख्याल पर एतराज करते हुए अपने सर हिलाए। खास तौर पर जब उन्होंने सोचा कि उनका कमांडर कितना खौफनाक था और नाकाम होने की सूरत में उन्हें किस सजा का सामना करना पड़ेगा, तो वो काम पे बगैर ना रह सके। उनका पार्टी लीडर शायद सजा बर्दाश्त कर ले, लेकिन वो नहीं कर सकते थे। अपनी पार्टी के मेंबरान के एतराजात सुनकर रेंजर ने जीरो विंग के आम माहिरीन पर एक नजर डाली। जैसा कि इसकी पार्टी के मेंबरान ने कहा था, अगरचे इन जीरो विंग खिलाड़ियों की बुनियादी खुसूसियात उनसे ज्यादा थीं, लेकिन उनके जंगी मेयारात में कमी थी। वो अभी तक हफ्सट रिफाइनमेंट लिम तक भी नहीं पहुंचे थे। सबसे अहम बात यह थी कि ये आम माहिरीन सब टिर 1 के खिलाड़ी थे। टिर 1 के खिलाड़ियों और टिर 2 के खिलाड़ियों के दरमियान फर्क सिर्फ बुनियादी खुसूसियात तक महदूद नहीं था, उनकी स्किल्स और जिस्मानी साख्त के दरमियान भी एक बहुत बड़ा फर्क था। अपनी 6 रुकनी पार्टी की ताकत के साथ वो महफूज तरीके से रवाना होने से पहले इन आम माहिरीन में से चंद एक को मार गिराने के काबिल होने चाहिए। इसके मुशाहदात की बुनियाद पर जीरो विंग की तरफ 10 से भी कम खिलाड़ी ऐसे थे जो उनकी पार्टी के लिए खतरा बन सकते थे। बाकी कोई मसला नहीं थे। ठीक है, लेकिन काम जल्दी खत्म करना। जैसे ही उनके हथियार तुम्हारे हाथ लगे, भाग जाना। रेंजर ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद सर हिलाते हुए कहा। उनके मिशन का तकाजा था कि वो हथियार हासिल करें जो जीरो विंग के सफ अव्वल के माहिरीन चिल्लाते थे, लेकिन इस वक्त कोला और दीगर को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ा चैलेंज था। इस बात का कवी इम्कान था कि जीरो विंग के सफ अव्वल के माहिरीन उन्हें घेर ले, जिस सूरत में उनकी मौत तकरीबन यकीनी हो जाएगी। ताहम अगर वो कमजोर माहिरीन को निशाना बनाते तो उनकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा होंगे। अगरचे वो जीरो विंग के सफ अव्वल के माहिरीन के हथियार हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम अज कम वो खाली हाथ वापस नहीं लूटेंगे। रेंजर की क़यादत में डार्क हंटर्स की 6 रुकनी पार्टी ने जीरो विंग के मेंबरान की तरफ धावा बोल दिया, जो इवल डेमनस और इवल बीस्टस के साथ जंग में उलझे हुए थे। चैप्टर 1736 डार्क हंटर्स के साथ महाज आराई। हंगामा खेज नान जंग में कोला और टर्टल डोव ने इवल अर्थ ड्रैगन्स के हमलों को रोकने का सिलसिला जारी रखा। इसी दौरान जीरो विंग के दीगर मेंबरान ने शदीद जख्मी शैतानी दरिंदों और शैतानी इफरीतों का तेजी से सफाया किया, जिससे फौज की तादाद में तेजी से कमी वाक़ई हुई। ये जंग मुकम्मल तौर पर जीरो विंग के हक में थी। इस वजह से लड़ाई के दौरान जीरो विंग का जोश व खरूश मुसलसल बढ़ता रहा। माना हथियारों की नाकाबिले यकीन हमला आवर ताकत का उनके आम हथियारों से कोई मवाजना नहीं था, और अगरचे वो टिर 1 के खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने लॉर्ड रैंक के शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों को मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था। अगरचे मारे गए मोनस्टर्स से कोई लूट का सामान नहीं गिरा, लेकिन इन खिलाड़ियों को वाफिर मिकदार में एक्सपी जरूर हासिल हुआ। थोड़ी देर लड़ने के बाद ही इनके तजुर्बे के बार्स में नुमाया इजाफा हो चुका था। उनके लेवल तक पहुंचने के बाद हर लेवल अप के लिए उन्हें बेतहाशा एक्सपी की जरूरत होती थी। बाज औकात वो मुसलसल 10 मिनट तक मेहनत करते, लेकिन उनके तजुर्बे के बार्स में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती थी। ताहम अब उन्हें इन शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों से तकरीबन 3 घंटे लड़ने के बाद एक मुकम्मल लेवल के लिए काफी एक्सपी हासिल कर लेनी चाहिए। इन मोनेस्टर्स को मारने से मिलने वाली शानदार एक्सपी को देखते हुए उन्हें इस मौका से ज्यादा फायदा उठाना था। यहाँ तक कि कदीम अलाउ खंडरात में मौजूद तमाशाई भी जीरो विंग के मेंबरान से हसद कर रहे थे। ऐसा बहुत कम होता था कि खिलाड़ियों का सामना आला रैंक वाले मोनेस्टर्स की इतनी बड़ी फौज से हो। अगर ऐसा हो भी जाता तो ज्यादातर खिलाड़ी मोनेस्टर्स के रास्ते से दूर रहने की पूरी कोशिश करते थे। इतनी ताकतवर मोन्स्टर फौज से लड़ने की कोशिश का मतलब यकीनी जानी नुकसान था। बहरहाल नुकसानात फवाइद से कहीं ज्यादा होते। ताहम अब चूंकि जीरो विंग के पास इवल अर्थ ड्रैगन्स को काबू में रखने के लिए कोला और टर्टल डोव मौजूद थे, और जीरो विंग के दीगर मेंबरान में बाकी शैतानी दरिंदों और इफरीतों पर काबू पाने की ताकत थी, इसलिए जीरो विंग की फौज महफूज तरीके से इन दुश्मन मोनेस्टर्स का सफाया कर सकती थी। भला वो जीरो विंग से हसद क्यों ना करते।
ऐसा लगता है कि बेस्ट एम्परर एक बार फिर नाकाम हो गया है। क्वेक मेलोडी जब शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों को पीछे हटते हुए देखा तो वो अपनी तल्ख मुस्कुराहट को ना रोक सकी। इस जंग के बाद बेस्ट एम्परर कदीम अलाउ खंडरात में दोबारा जीरो विंग को छू भी नहीं सकेगा। बड़ी बहन मेलोडी, वहां देखें। कुछ डार्क प्लेयर्स जंग में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लू जेड ने अचानक नान जंग के वस्त में उड़ने की रफ्तार से दौड़ते हुए 6 अफराद की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनका इरादा यकीनन जीरो विंग पर हमला करने का होगा। ये 6 खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम के 6 अरकान थे। छुपने की कितनी ताकतवर तकनीक है। वो लोग कौन हैं? क्वेक मेलोडी ने तेजी से हरकत करते हुए इन अफराद को हैरत से देखा। सेक्रेड टेम्पल की वाइस टेम्पल मास्टर्स में से एक होने के नाते उसके पास जबरदस्त जंगी ताकत से बढ़कर भी बहुत कुछ था। वो इंतहाई तेज फहम व इदराक की भी मालिक थी। अगरचे इन 6 खिलाड़ियों ने सियालबादों से अपनी शनाख्त और शक्लें छुपा रखी थीं, लेकिन क्वेक मेलोडी उनकी हरकत व सकनात की बुनियाद पर बता सकती थी कि वो सब ट्रदो के खिलाड़ी थे। ट्रदो के खिलाड़ियों की बुनियादी खुसूसियात ट्र1 के खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा होती थीं और उनकी फुर्ती ऐसी नहीं थी जिसका ट्र1 के खिलाड़ी मुकाबला करने की उम्मीद कर सके। लिहाजा ट्र1 और ट्र2 के खिलाड़ियों के दरमियान फर्क करना बहुत आसान था। ताहम जिस चीज ने क्वेक मेलोडी को वाकई हैरान किया वो उन 6 खिलाड़ियों की हरकत करने की तकनीक थी। 6 के 6 नाकाबिले यकीन हद तक खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मोनस्टर्स की फौज के दरमियान से अपना रास्ता बनाया, वो खुद को छुपाने के लिए अर्द गिर्द के मोनस्टर्स के जिस्मों और उनकी चमक का इस्तेमाल करने के काबिल थे। इम्कान था कि वो खुद भी अपने आप को और अपनी चमक को छुपाने में इतनी माहिर नहीं थी जितने ये 6 खिलाड़ी थे। अगर वो मान जंग का तायराना जायजा न ले रही होती तो वो उन 6 खिलाड़ियों को बिल्कुल भी दरियाफ्त न कर पाती। क्या डार्क हंटर्स वाकई कोई कदम उठा रहे हैं? क्रिम्सन घोस्ट, जो बहुत पहले मान जंग से पीछे हट चुका था, जब उसने 6 अफराद को जीरो विंग की फौज के करीब आते देखा तो अपनी हैरत को न छुपा सका। इस मकाम पर इस जंग में जीरो विंग की बर्तरी इससे ज्यादा वाज़े नहीं हो सकती थी। गिल्ड के साथ इस लड़ाई को जारी रखने की कोई वजह नहीं थी, फिर भी 6 डार्क हंटर्स ने ऐसा करने पर इसरार किया। क्रिम्सन घोस्ट वाकई उलझन का शिकार था। दान जंग में कहीं और विंड हंटर ने भी डार्क हंटर्स के 6 खिलाड़ियों को जीरो विंग की फौज की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। वो हमला करने वाले हैं। विंड हंटर की तेवरी कदरे नरम पड़ गई। दरअसल उसने जीरो विंग के खिलाफ इस लड़ाई में डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम की मदद लेने का कोई इरादा नहीं किया था। बेस्ट एम्परर ने उन्हें मदऊ किया था। मजीद ये कि बेस्ट एम्परर ने उसे खास तौर पर हिदायत की थी कि वो डार्क हंटर्स को बिलावजा मुश्तइल न करे। ये वाज़े था कि बेस्ट एम्परर भी डार्क हंटर्स के नाम से जानी जाने वाली इस अल्फाडुंचरर टीम से थोड़ा खौफजदा था। शुरू में बेस्ट एम्परर के फैसले ने इसे कदरे नाराज कर दिया था, लेकिन ये देखने के बाद कि अल्फाडुंचरर टीम के तमाम 6 नुमाइंदे ट्र2 के खिलाड़ी थे, डार्क हंटर्स के बारे में इसकी राय कदरे बदल गई थी। जब उसने इन नुमाइंदों में से एक से लड़ने की कोशिश की थी तो उसे बखूबी अंदाजा हो गया था कि ये 6 खिलाड़ी हकीकत में कितने ताकतवर थे। अगर उन 6 खिलाड़ियों का मुकाबला आम ट्र1 माहिरीन की 1000 अफराद पर मुश्तमिल टीम से कराया जाता तो माहिरीन की फौज को तबाहकुन नुकसानात का सामना करना पड़ता, भले ही वो 6 खिलाड़ी बिलाखिर मारे जाते। जब 6 डार्क हंटर्स ने जीरो विंग के आला माहिरीन का शिकार करने के अपने इरादे जाहिर किए थे तो उसने इसी वजह से बगैर किसी हिचकिचाहट के इत्तेफाक कर लिया था। शुरू में उसने सोचा था कि डार्क हंटर्स ने क्रिम्सन हान के मेंबरान की तरह इस लड़ाई को छोड़ने का इरादा कर लिया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि डार्क हंटर्स अब भी कोई कदम उठाएंगे। ये यकीनी तौर पर उसके लिए अच्छी खबर थी। जैसे ही विंड हंटर ने अपने अगले कदम पर गौर किया, 6 डार्क हंटर्स जीरो विंग की फौज के किनारे पर पहुंच गए। हमला शुरू करो, सरकर्दा रेंजर ने जीरो विंग के मेंबरान के एक ग्रुप को देखते हुए हुक्म दिया। फिर रेंजर ने अपने बैग से क्रिस्टलाइन लॉन्गबो निकाली और बैक वक्त 9 तीर चलाए। जंगी तकनीक 9 स्टार स्ट्राइक। अचानक 9 तीर तकसीम हो गए और जीरो विंग के 9 मुख्तलिफ खिलाड़ियों की तरफ उड़े। मजीद ये कि हर तीर ने खिलाड़ियों के ब्लाइंड स्पॉट्स को निशाना बनाया। डंग डंग डंग। अगरचे रेंजर का निशाना दुरुस्त था, लेकिन जीरो विंग के 9 मेंबरान ने हमलों को भांप लिया और अपनी तरफ आने वाले तीरों पर अपने हथियार लहराकर जवाबी कार्रवाई की। ताहम जैसे ही उनके हथियारों ने तीरों को छुआ,
उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी न हिलने वाली दीवार से टकरा गए हों। इसके नतीजे में पैदा होने वाली थरथराहट ने न सिर्फ उनके बाजुओं को तकलीफ दी, बल्कि वो पीछे हटने पर भी मजबूर हो गए। तीरों में मौजूद ताकत एक हाई लॉर्ड के हमले का भी मुकाबला कर सकती थी। टिर 1 के खिलाड़ियों के तौर पर वो इस तरह के हमले को इस वक्त तक नहीं रोक पाएंगे जब तक कि वो अपनी बरसरक स्किल्स का इस्तेमाल ना करे। ताहम जीरो विंग के आम माहिरीन सभी के पास टिर 2 माना हथियार थे, जिन्होंने उन्हें जबरदस्त ताकत अता की थी। वो तकरीबन 4 कदम पीछे हटने के बाद अपने अंदाज को मुस्तहकम करने के भी काबिल थे। बदकिस्मती से इससे पहले कि जीरो विंग के 9 मेंबरान अपने हमला आवर का पता लगा पाते, उन्होंने मुताद्दिद स्किल्स और सिपिलिस को कई समतों से अपनी तरफ उड़ते हुए देखा। इससे पहले कि वो कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाते, ये स्किल्स और सिपिलिस उनसे टकरा गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये हमले दीगर 5 डार्क हंटर्स की तरफ से किए गए थे। जीरो विंग के 9 खिलाड़ियों की एचपी तेजी से कम हुई। सिर्फ प्लेट आर्मर वाली क्लासेस की एचपी तकरीबन 2/3 बरकरार रही, जबकि बाकियों के पास 50% से ज्यादा बची थी। मुख्तसर तसादुम के बाद जीरो विंग के 9 मेंबरान को एहसास हुआ कि उनका सामना एक ताकतवर दुश्मन से हुआ है। उन्होंने फौरन अपने माना हथियारों को फाल किया और अपने घात लगाने वालों पर हमला कर दिया। ऐसे हमलों का सामना करते हुए जो हाई लॉर्ड्स की ताकत का मुकाबला कर सकते थे, 6 डार्क हंटर्स ने हमलों को बराह रास्त रोकने के बजाय उनसे बचने या उन्हें मोड़ने का इंतखाब किया। इस सूरत-ए-हाल ने जीरो विंग के 9 मेंबरान को उनकी मौजूदा हालत के बारे में बिल्कुल बेबस कर दिया। इससे पहले कि पिछली सफ के हीलर्स 9 जख्मी खिलाड़ियों का इलाज कर पाते, 6 डार्क हंटर्स ने हमलों की एक और लहर शुरू कर दी, जो जीरो विंग मेंबरान के दिफा को आसानी से उबूर करते हुए 9 माहिरीन को मौके पर ही हलाक कर गई। उसने करीबी जीरो विंग खिलाड़ियों को सदमे में डाल दिया। यहां तक कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के आला ओहदेदार जो कदीम अलाउ खंडरात से देख रहे थे, वो भी हाँपने लगे। बहुत तेज। अगरचे जीरो विंग के 9 खिलाड़ियों को अभी रिफाइनमेंट लिम तक पहुंचना बाकी था, लेकिन उनकी बुनियादी खुसूसियात तकरीबन टिर 2 के खिलाड़ियों के बराबर थी। उनके पास इसी लेवल के हाई लॉर्ड की ताकत होनी चाहिए थी, फिर भी 6 डार्क हंटर्स ने बगैर किसी कोशिश के उनकी जिंदगियां खत्म कर दी थी। अगरचे डार्क हंटर्स की टिर 2 खिलाड़ियों की हैसियत उनकी कामयाबी की एक वजह थी, लेकिन मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के आला ओहदेदारों ने 6 खिलाड़ियों के दरमियान बिल्कुल कामिल हम आहंगी को तस्लीम किया। यहां तक कि अगर निशाना बनने वाले 9 खिलाड़ी रिफाइनमेंट लिम के माहिर भी होते, तो भी इस घात का नतीजा मुमकिना तौर पर यकसा ही होता। जीरो विंग के 9 मेंबरान के मरने के बाद उनसे कल 18 आइटम्स गिरे थे, जो मामूल से कहीं ज्यादा थे। इन 18 आइटम्स में से 3 टिर 2 माना हथियार थे। बहुत खूब। हम पीछे हिट रहे हैं, सरकर्दा रेंजर ने एक टिर 2 माना हथियार छीनने के बाद हुक्म दिया। फिर वो मुड़ा और भाग निकला। दीगर 5 डार्क हंटर्स ने जवाब में सर हिलाया। वो मजीद खिलाड़ियों को मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनके पार्टी लीडर ने पीछे हटने का हुक्म दिया था, इसलिए उन्हें इताअत करनी पड़ी। जिसके बाद उन्होंने सस्ती से अपने करीब तरीन एक आइटम उठाया और वापस शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों की फौज में भाग गए। लेकिन जैसे ही 6 खिलाड़ी मोनस्टर्स की फौज में घुल मिल गए, एक साया जीरो विंग की अफवाज से बाहर उछला और उसने डार्क हंटर्स का रास्ता रोक लिया। ये साया कोई और नहीं बल्कि फायर डांस थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे गिल्ड मेंबरान को मारने के बाद इतनी आसानी से जा सकते हो? फायर डांस ने 6 डार्क हंटर्स पर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। इसकी आंखों में एक सर्द चमक लहरा रही थी। चैप्टर 1737 डार्क हंटर्स का अकेले मुकाबला। फायर डांस की अचानक आमद ने 6 डार्क हंटर्स की पसपाई को यकदम रोक दिया। फायर डांस ने इस वक्त अपना सिया लिबादा नहीं पहना हुआ था, इसलिए इसकी शक्ल और बावन का लेवल सबके देखने के लिए वाजे था। अगरचे इसके हथियार और साज व सामान खास तौर पर नुमाया नहीं थे, लेकिन फायर डांस से एक बेकाबू कशिश झलक रही थी जो डार्क हंटर्स के मेंबरान पर एक खौफनाक दबाव की तरह महसूस हो रही थी। जब डार्क हंटर्स ने फायर डांस की तरफ देखा, तो वो अपने इर्द गिर्द की मुतलक अलनान हुक्मरान लग रही थी। इतनी तेज। फायर डांस की आमद ने लोनली लैम्प, जो कि रेंजर और डार्क हंटर्स का पार्टी लीडर था, को हैरान कर दिया था। इसकी पार्टी ने खास तौर पर जीरो विंग के किसी भी आला माहिर से बहुत दूर हमला करने का इंतखाब किया था। करीब तरीन आला माहिर कई सौ गज दूर था। जब तक गिल्ड के आला माहिरीन बचाव के लिए पहुंच पाते, उनकी पार्टी पहले ही अपना मिशन मुकम्मल करके मैदान जंग से फरार हो चुकी होती।
जीरो विंग के 9 आम माहिरीन के खिलाफ उनका हमला शुरू किए हुए 20 सेकंड से भी कम वक्त गुजरा था, फिर भी फायर डांस उन तक पहुंच गई थी। इसकी हरकत की रफ्तार उनसे तकरीबन दोगुनी होनी चाहिए। कितने जुर्रतमंदाना अल्फाज हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले हम 6 के 6 को रोक सकती हो? डार्क हंटर्स में शामिल एक दुबले पतले इसीसुन ने तंजिया अंदाज में पूछा। बिल्कुल दुरुस्त, हम शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों से घिरे हुए हैं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे साथी वक्त पर तुम्हारी मदद को आ सकते हैं? एक खूबसूरत खातून इलेमिनेटलिस्ट ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हमारा असल मिशन तुम जैसे जीरो विंग के आला माहिरीन को मारना था। अब जब कि तुमने हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत की है, तो हम इस मौका का फायदा उठाकर तुम्हें मार डालेंगे। इस तरह हम अपना मिशन बखूबी मुकम्मल कर लेंगे। दीगर डार्क हंटर्स ने इत्तेफाक में सर हिलाया। उनकी आंखों से कत्ल का इरादा झलक रहा था। वो इस वक्त शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों की फौज के दरमियान खड़े थे। वो करीबी जीरो विंग मेंबर से भी तकरीबन 200 गज दूर थे। जीरो विंग के मेंबरान को उनके मकाम तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। हो सकता है कि वो फायर डांस का अकेले मुकाबला करने में पुरएतमाद ना हो, लेकिन वो खातून इसीसुन के मुकाबले में 6 गना ज्यादा थे। उन पर अकेले हमला करके फायर डांस ने महज मौत के जबड़ों में छलांग लगाई थी। फिर भी फायर डांस इतनी बेवकूफ थी। इसकी हरकतों ने उन्हें बिल्कुल बेज़बान कर दिया था। क्या वो बेवकूफ थी? इस औरत का दिमाग खराब हो गया था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स जो फायर डांस की ताकत से निस्बतन वाकिफ थीं, वो भी खातून इसीसुन की हरकतों पर उलझन का शिकार थीं। डार्क हंटर्स पार्टी का तो जिक्र ही किया जाए। क्या वो जिंदगी से तंग आ गई है? क्या वो उन 6 खिलाड़ियों की ताकत को नहीं पहचानती? जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों ने फायर डांस को शैतानी दरिंदों और शैतानी इफरीतों की फौज में घुसते हुए 6 डार्क हंटर्स का रास्ता रोकते हुए देखा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे जीरो विंग के मेंबरान पागलों का एक गिरोह। ब्लैक फुलियम को इस तरह के जुर्रतमंदाना और मगरूराना कदम उठाते देखना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बहरहाल वो ऐसा करने का अहल था, लेकिन फायर डांस, हाय हा, जीरो विंग को बिलाखिर थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। विंड हंटर इस सूरत हाल पर हंसे बगैर ना रह सका। जब उसने जीरो विंग के मेंबरान को फायर डांस तक पहुंचने और उसकी मदद करने की कोशिश करते देखा, तो उसने अपने कुछ शैतानी इफरीतों को उन्हें रोकने का हुक्म दिया। जब 6 डार्क हंटर्स बात कर रहे थे, तो उन्होंने खामोशी से फायर डांस को घेर लिया था, जिससे इसके फरार का रास्ता बंद हो गया था। इसकी रफ्तार पर नजर रखो। दौर से हमला करने वाले खिलाड़ी इससे अपना फासला बरकरार रखें। शार्प, तुम उसकी तवज्जो भटकाओगे। इस बात को यकीनी बनाओ कि वो फरार ना हो। हमें इस लड़ाई को जल्द अज जल्द खत्म करना है। लोनली लैंप ने अपनी पीठ से क्रिस्टलाइन लॉन्ग बो निकालते हुए हुक्म दिया। दीगर 5 डार्क हंटर्स ने जवाब में सर हिलाया। दुबला पतला इसीसुन, शार्प ब्लेड, फिर फायर डांस की तरफ लपका, जिसके बिल्कुल पीछे एक ट्र 2 बरसरिकर और एक ट्र 2 स्वर्ड्समैन थे। इसी वक्त पिछली तरफ मौजूद ट्र 2 कुल्लीरुक ने फायर डांस पर ट्र 2 का फौरी सिपेल होली मार्क कास्ट किया। अब अगर फायर डांस ने वीनश का इस्तेमाल किया और जबरी सलते हालत में दाखिल भी हो गई, तो भी उनकी पार्टी उसका सुराग लगा सकती थी। जहां तक लोनली लैंप और ट्र 2 इलेमिनेटलिस्ट का ताल्लुक था, उन्होंने अपने हमलों को मरबूत किया और खातून इसीसुन के अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी। पलक झपकते ही मुख्तलिफ मकामात से मुतअद्दिद हमले फायर डांस की तरफ उड़े। अपने गुरूर की कीमत चाका। शार्प ब्लेड ने चिल्लाती हुए शेडो स्टेप्स का इस्तेमाल किया और फौरन फायर डांस के पीछे नमूदार हो गया। फिर इसने अपनी अलिफाब्लू छूटी तलवार फायर डांस की पीठ में घोंप दी। तो 2 स्कल, ट्रिपल इंटरसिपेशन। अचानक शार्प ब्लेड की छूटी तलवार साए की 3 लकीरों में तब्दील हो गई, जिन्होंने फायर डांस के ब्लाइंड सपार्ट्स को निशाना बनाया। अगरचे हर साए की ताकत मजबूत नहीं थी, लेकिन उन हमलों को ढालू हथियारों से रोका नहीं जा सकता था। इनसे सिर्फ बचा जा सकता था या किसी दिफाई शकल के जरिए रोका जा सकता था। इसी दौरान सामने से फायर डांस पर हमला करने वाले बरसरिकर ने अपना जंगी कुल्हाड़ा उठाया और उसे अपने सामने जमीन पर दे मारा। तो 2 शकल, फ्रैक्चर नग सपाकिस। फायर डांस के कदमों के नीचे जमीन से पत्थर के कांटे उभरे, जिन्होंने इसे फंसा लिया। इसी दौरान ट्र 2 स्वर्ड्समैन ने अपने हदफ के खिलाफ एक आर्म स्लैश का इस्तेमाल किया। जहां तक लोनली लैंप और खातून इलेमिनेटलिस्ट का ताल्लुक था,
उन्होंने खातून इसी सुन पर बेशुमार तीर और फायरबाल्स दागे। 6 डार्क हंटर्स के हमले को देखते हुए कदीम अलाउ खंडरात में मौजूद तमाशाई हाँपने लगे। यहाँ तक कि मुख्तलिफ सपर पावर्स के आला माहिरीन के चेहरों पर भी इस मरबूत हमले को देखकर संजीदा तासुरात उभर आए। डार्क हंटर्स की हम आहंगी और स्किल्स का इस्तेमाल बिल्कुल कामिल था। इन जैसे आला माहिरीन भी इस तरह की मुसलसल बमबारी के सामने ढेर हो जाते। यहाँ तक कि फायर डांस, जो इस हमले का निशाना थी, वो भी कदरे हैरान थी। इसे 6 डार्क हंटर्स से इतने आला जंगी मेयार की तवक्को नहीं थी और उनकी हम आहंगी भी इतनी मुतासिर कुन सतह तक पहुंच चुकी थी। ताहम इससे पहले कि बेशुमार हमले इस पर लगते, फायर डांस खुद की 6 एक जैसी कापियों में तकसीम हो गई। फैंटम ये 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस की पहली इजाफी शकल थी। अगरचे 5 हम शक्ल हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो नाकाबिले तस्खीर थे। मजीद ये कि वो पूरे 30 सेकंड तक मौजूद रह सकते थे। बूम 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 हमलों के एक सिलसिले ने फायर डांस को निशाना बनाया, लेकिन उसकी एचपी में जरा भी कमी नहीं आई। इसी दौरान फायर डांस की अचानक तकसीम और 6 कापियों ने डार्क हंटर्स को कदरे दंग कर दिया था और वो एक लम्हे के लिए रुक गए। ये हम शक्ल हैं जो हमला नहीं कर सकते। इन 6 हम शक्लों में से एक असली इसी सुन होनी चाहिए। लान हुआ और मैं हम शक्लों पर हमला करेंगे, बाकी सबको असली जिस्म पर नजर रखने की जरूरत है। लोनली लैंप ने नई पेशरफ्त पर तेजी से रद्दे अमल जाहिर करते हुए चिल्लाकर कहा। अगरचे डप्पिल गिनगर स्किल्स जैसी के फायर डांस ने अभी इस्तेमाल की थी, गार्ड्स डोमेन में नायाब थीं, लेकिन कुछ मौजूद जरूर थीं। लिहाजा खिलाड़ियों ने इन स्किल्स का मुकाबला करने के तरीके सीख लिए थे। एक बद्दू लड़ाई में खिलाड़ियों को भागना पड़ता और शकल का दौरानिया खत्म होने का इंतजार करना पड़ता, लेकिन अगर किसी पार्टी को इस तरह की डप्पिलगी नगर शकल का सामना करना पड़ता तो दूर से हमला करने वाले खिलाड़ी एओई हमले कर सकते थे और बैक वक्त हर हम शक्ल को निशाना बनाकर असली जिस्म के मकाम का तयन कर सकते थे। फिर करीबी लड़ाई वाले खिलाड़ी इस मालूमात का फायदा उठाकर दुश्मन के मरकजी जिस्म पर हमला कर सकते थे। फौरन लोनली लैंप और खातून इलेमिनेटलिस्ट लान हुआ ने फायर डांस की तमाम 6 कापियों पर सिपीलिस और तीर दागे। ताहम इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, फायर डांस ने अपने एक हमशक्ल के साथ पोजीशन बदल ली थी और 2 बरसरकर के पास नमूदार हो गई थी। फिर इसने हल्के से 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस को अपने हदफ पर लहराया। हैरान होकर बरसरकर ने फायर डांस को पीछे धकेलने के लिए जल्दी से वोरलविंड स्लैश का इस्तेमाल किया। बूम। ताहम जिस लम्हे बरसरकर का जंगी कुल्हाड़ा 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस से टकराया, इस आदमी के तासुरात तारीक हो गए। इसे ऐसा लगा जैसे वो अभी किसी नाकाबिले तस्खीर दीवार से टकरा गया हो। न सिर्फ इसका हथियार अचानक रुक गया, बल्कि शदीद झटके ने इसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही 2 बरसरकर पीछे हटा, फायर डांस के बाएं हाथ में मौजूद 3 माना खंजर एक खूबसूरत सुर्ख रोशनी के साथ चमक उठा और इसी सुन ने इसे बरसरकर के दिल की तरफ घोंप दिया। लानत हो, बरसरकर अपना होश खोने के करीब था। तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। इसके पास इस वक्त 2 हाथों वाला हथियार था। ताकत के लिहाज से इसे इन खिलाड़ियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए था जो एक हाथ वाले हथियार इस्तेमाल करते थे। फिर भी फायर डांस ने 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस पर इन्हिसार करके इसे हैरान कर दिया था। इसके पहले हमले ने इसके पास इतनी तवानाई नहीं छोड़ी थी कि वो इसके बाईं हाथ में मौजूद हथियार से निमट सके। जैसे ही बरसरकर ने अपनी बात खत्म की, इसकी जल्द गहरे सुर्ख रंग में तब्दील होने लगी। फिर इसका जिस्म कदरे बड़ा होता हुआ महसूस हुआ और जैसे ही 3 माना खंजर बरसरकर तक पहुंचने वाला था, 2 लंबी तलवारें नमूदार हुईं, जिन्होंने इसका रास्ता रोक लिया। बूम। एक धमाके की आवाज के बाद फायर डांस गैर इरादी तौर पर 3 कदम पीछे हट गई और उसने अपने सामने मौजूद 2 बरसरकर को हैरत भरी निगाह से देखा। बरसरकर अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसने 4 बाजुओं वाली इंसान नुमा छिपकली की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बरसरकर अब अपने 4 हाथों में 2 एक हाथ वाले कुल्हाड़े और 2 लंबी तलवारें पकड़े हुए था। तुम काफी मुतासिर कुन हो जिसने मुझे रूप बदलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। 2 बरसरकर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ फायर डांस पर हमला करते हुए कहा। दान जंग पर खामोशी छा गई। इसी दौरान कदीम अलाउ खंडरात में मौजूद तमाशाइयों का हुजूम खिले मुंह के साथ इस नाकाबिले यकीन मंजर को देख रहा था।
एक खिलाड़ी दर हकीकत एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था, एक म्यूटेड प्लेयर। सैफ अली ने सिल्वर विंग टाउन की दीवारों से ट्रूडो बरसरिकर को देखकर हैरत का इजहार किया। चैप्टर 1738 डार्क म्यूटेशन। जब ट्रूडो बरसरिकर ने रूप बदला तो जीरो विंग के करीबी खिलाड़ी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने बहुत सी बरसरक स्किल्स देखी थीं जो अपने सारिफ की जाहिरी शक्ल को थोड़ा सा बदल देती थीं, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने किसी बरसरक शक्ल को इतनी बड़ी तब्दीली लाते हुए देखा था। रूप बदलने के बाद ट्रूडो बरसरिकर की चमक में एक जबरदस्त तब्दीली आ चुकी थी। अब न सिर्फ इसकी चमक बहुत ज्यादा मजबूत थी, बल्कि ये अब इंसानी भी महसूस नहीं हो रही थी। ताहम ये अब भी सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे अहम तब्दीली बरसरिकर के जिस्म में थी। उस वक्त बरसरिकर के 2 के बजाय 4 बाजू थे। यकीनन बाजुओं का एक इजाफी जोड़ा होना लाजमी तौर पर कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इंसानी ज़हन एक से ज्यादा बाजुओं के जोड़े को कंट्रोल करने के आदी नहीं होते। अगर किसी शख्स के अचानक इजाफी बाजू निकल आए तो उसे नए आज़ा को कंट्रोल करने में कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ताहम अगर बरसरिकर चारों बाजुओं को मुनासिब तरीके से कंट्रोल कर सकता था तो उसे जंग में एक बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। 4 बाजुओं वाला खिलाड़ी एक जोड़े वाले खिलाड़ी की निस्बत ज्यादा मुतनव्वे हमले के तरीके आजमा सकेगा। 4 बाजुओं वाला खिलाड़ी 2 बाजुओं को हमले और 2 को दिफा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। अगर ट्रूडो बरसरिकर अपने चारों बाजुओं को मुनासिब तरीके से हम आहंग कर सकता था तो उसकी जंगी ताकत कम अज कम दोगुनी हो जाएगी। इसी दौरान मुख्तलिफ ताकतों के तमाशाई मेंबरान बरसरिकर की तब्दीली पर हक्का बक्का रह गए। उसने क्या इसने वाकई कोई बरसरक शकल इस्तेमाल की है? गॉड्स डोमेन में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन शकल भी मौजूद है। रूप बदले हुए ट्रूडो बरसरिकर को देखते हुए तमाशाइयों के हुजूम में तजस्सुस भर गया। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों को भी अंदाजा नहीं था कि बरसरिकर ने अभी किया है। दर हकीकत बरसरिकर की तब्दीली ने उन्हें कोला और टर्टल डोव को 2 मतकश शैतानी दरिंदों का मुकाबला करते देखने से भी ज्यादा हैरान कर दिया था। ट्रूडो बरसरिकर की तब्दीली ने गॉड्स डोमेन के बारे में उनकी समझ बोझ को चिकनाचूर कर दिया था। यकीनन इसे अब भी उसे इस्तेमाल करना पड़ा। लोनली लैंप जब डार्क बियर, जो कि ट्रूडो बरसरिकर था, को रूप बदलते हुए देखा तो वो आह भरे बगैर ना रह सका। ये डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम का सबसे बड़ा राज था। बहुत से लोग इस रूप बदलने की सलाहियत के बारे में नहीं जानते थे। ताहम अब जबकि उन्होंने ये राज अवाम के सामने इफ्शा कर दिया था, उनकी अल्फाडुंचरर टीम को मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ताहम बरसरिकर के रूप बदलने के फैसले ने उसे खास तौर पर हैरान नहीं किया। बहरहाल फायर डांस ने गैर मामूली जंगी ताकत का मुजाहिरा किया था। अगर डार्क बियर ने रूप बदलने से इनकार कर दिया होता तो वो मुमकिना तौर पर उसे अब तक मार चुकी होती। लोनली लैंप और डार्क हंटर्स के दीगर मेंबरान के अलावा सिर्फ सैफ अली को वाज़े अंदाजा था कि क्या हो रहा है जब वो सिल्वर विंग टाउन की दीवारों से जंग देख रहा था। ट्रूडो बरसरिकर की रूप बदलने की सलाहियत को गॉड्स डोमेन में म्यूटेशन के नाम से जाना जाता था। म्यूटेशन अपने इंसानी जिस्म को तर्क करके अपनी जंगी ताकत बढ़ाने का एक तरीका था। ये किसी हद तक डेमन खिलाड़ियों की डिमिनिफिक्शन से मिलता जुलता था। तब्दीली के अमल की कोई वक्त की हद नहीं थी और इसे किसी भी वक्त फाल और गैर फाल किया जा सकता था। एक म्यूटेड प्लेयर बनने के लिए किसी को एक खास रस्म अदा करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत से खिलाड़ियों, यहां तक के डार्क प्लेयर्स की कुर्बानी की जरूरत होती थी। इसके अलावा खुद डार्क प्लेयर्स होने के बावजूद म्यूटेड प्लेयर्स दूसरे डार्क प्लेयर्स का शिकार करते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यही वाहिद तरीका था जिससे एक म्यूटेड प्लेयर मजीद तब्दील हो सकता था और मजबूत हो सकता था। ये इस बात के मुतरादिफ था कि डेमन प्लेयर्स ने अपने रैंक को कैसे बेहतर बनाया। सिर्फ म्यूटेड प्लेयर्स पर डेमन प्लेयर्स की निस्बत ज्यादा पाबंदियां थीं। मजीद ये कि म्यूटेड प्लेयर्स जब रूप बदलते थे तो डेमन प्लेयर्स की निस्बत ज्यादा जंगी ताकत हासिल करते थे। इसकी वजह यह थी कि अपनी म्यूटेड शक्ल में म्यूटेड प्लेयर्स को एक ऐसा जिस्म मिल जाता था जो जंग के लिए कहीं ज्यादा मौजू था। उनकी खुसूसियात और लाइफ रेटिंग्स में भी इजाफा होता था। बदले में जिस्मानी कंट्रोल ज्यादा मुश्किल हो जाता था। म्यूटेड प्लेयर्स को अपनी म्यूटेड शक्ल में पुरसुकून रहने में भी मुश्किल पेश आती थी। लेकिन किसी को यह तस्लीम करना पड़ेगा कि म्यूटेशन ने खिलाड़ियों को इंतहाई ताकतवर बनने की इजाजत दी।
सैफ अली ने कभी तवक्को नहीं की थी कि गेम के इस मरहले पर उसे कोई म्यूटेड प्लेयर मिलेगा। एक म्यूटेड प्लेयर बनकर खिलाड़ियों ने एवल गॉड्स टेम्पल जैसा ही मौक़िफ़ इख्तियार किया और डार्क और आम दोनों खिलाड़ियों के मुखालिफ बन गए। मजीद बड़ा म्यूटेशन हासिल करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल था, क्योंकि ये अमल गॉड्स डोमेन बर्रे आज़म पर नहीं किया जा सकता था। आमतौर पर म्यूटेड प्लेयर्स बर्रे आज़म और दीगर दुनियाओं के दरमियान रास्ते खिलने के बाद ही जाहिर होते थे। वापस मान जंग में कुछ देर की खामोशी के बाद रूप बदले हुए बरसरिकर ने फायर डांस पर हमला कर दिया। बरसरिकर ने अपनी तब्दीली के बाद न सिर्फ बाजुओं का एक इजाफी जोड़ा हासिल कर लिया था, बल्कि इसकी हरकत की रफ्तार और रद्द अमल की रफ्तार में भी एक मियारी तब्दीली आ गई थी। पलक झपकते ही बरसरिकर फायर डांस के सामने नमूदार हो गया। फिर इसने अपने एक हाथ वाले कुल्हाड़े खातून इसीसुन पर नीचे की तरफ लहराए, जबकि इसकी दो लंबी तलवारें फायर डांस के अतराफ की तरफ उड़ीं। हथियार इतनी तेजी से हरकत कर रहे थे कि ट्रदो के खिलाड़ी भी बमुश्किल उनका मुकाबला कर पाते। मरो! जैसे ही डार्क बियर चिल्लाया, इसके बाजुओं के पट्टे उभर आए और उसके हथियारों की रफ्तार मजीद बढ़ गई। ट्रदो सकल राक समैश। एक बार जब फायर डांस अपने सदमे से संभली तो उसने अचानक हमले से खुद को बचाने के लिए किसी लाइफ सेविंग सकल को फाल करने के बजाय महज 3 माना खंजर को आने वाले कुल्हाड़ों पर लहराया। खंजर के साथ चांदी के अलाउरानस चमक उठे जैसे ही वो कुल्हाड़ों से टकराने वाला था। बूम! हथियारों के टकराते ही चिंगारियां बखर गईं और उसके नतीजे में होने वाले तसादुम की लहरों ने हथियारों के नीचे की जमीन को तोड़कर बखेर दिया। लोनली लैंप और दीगर डार्क हंटर्स जो किनारे से देख रहे थे, इस मंजर को देखकर हक्का बका रह गए। फायर डांस के हमले ने दरअसल डार्क बियर को पूरे 15 गज पीछे उड़ा दिया था। जब डार्क बियर जमीन पर गिरा तो उसके बाजू, जिन्होंने 2 कुल्हाड़े पकड़े हुए थे, बुरी तरह कांप रहे थे, जबकि कुल्हाड़ों से खुद एक धीमी सी गूंज निकल रही थी। इसी दौरान डार्क बियर के सर के ऊपर 2,000 से ज्यादा का गूंज जाहिर हुआ था। अगरचे 2,000 का नुकसान उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रूप बदलने के बाद डार्क बियर की HP 1 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अगर ये मंजर दोहराया गया तो डार्क बियर के मरने में कुछ ही वक्त लगेगा। ताहम तसादुम का सबसे नाकाबिले यकीन पहलू ये हकीकत थी कि फायर डांस ने किसी बरसरक शकल को फाल किए बगैर ये कारनामा अंजाम दिया था। अपनी म्यूटेड शक्ल में दाखिल होने के बाद डार्क बियर की ताकत में 80% का इजाफा हुआ था, फिर भी वो फायर डांस की ताकत के सामने हार गया था। क्या वो कोई मूनस्टर है? डार्क बियर ने सदमे से फायर डांस को घूरते हुए खुद से सोचा। डार्क बियर बता सकता था कि फायर डांस ने पिछले तबादले को महज उसकी ताकत जांचने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। इस तबादले के दौरान जीरो विंग इसीसुन ने किसी शकल का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अगर फायर डांस ने अपने पिछले हमले में कोई शकल लगाई होती तो उसके वार की ताकत यकीनी तौर पर कहीं ज्यादा मजबूत होती। अगर वो हमला इसके हथियारों के बजाय इसके जिस्म पर लगता तो वो मुमकिन तौर पर अपनी HP का कम अज कम 50% खो देता। दूसरे लफ्जों में, फायर डांस को उसे खत्म करने के लिए सिर्फ 2 हमलों की जरूरत थी। यहां तक कि लोनली लैंप और पार्टी के दीगर मेंबरान भी अब फायर डांस से खौफजदा थे, इसे संजीदा तासुरात के साथ देख रहे थे। डार्क बियर का तो जिक्र ही किया जाए। इसी तरह डार्क बियर और फायर डांस के दरमियान तबादले के नतीजे ने कदीम अलाउ खंडरात में मौजूद हुजूम को दंग कर दिया था। डार्क बियर की चमक में तब्दीली की बुनियाद पर वो जानते थे कि बरसरिकर की बुनियादी खुसूसियात में नुमाया इजाफा हुआ है, फिर भी फायर डांस के सामने इसकी तब्दीली बेमानी थी। ताहम जो बात ये खिलाड़ी नहीं जानते थे वो ये थी कि फायर डांस अपने 3 माना खंजर की पायदारी का एक पॉइंट कुर्बान करने के बाद जो ताकत लगा सकती थी वो किसी भी बरसरक शकल के हासिल करने से कहीं ज्यादा थी। हम इसके खिलाफ खुद को रोक नहीं सकते। सब लोग रूप बदलो, हमें उसे जल्दी खत्म करने की जरूरत है। अगर दूसरे आला माहिरीन यहां पहुंच गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लोनली लैंप ने अपना पिछला सुकून खोते हुए जल्दी से हुक्म दिया। ऐसा कहने के बाद लोनली लैंप और दीगर 4 डार्क हंटर्स ने अपनी म्यूटेड शक्लें इख्तियार कर ली, लेकिन उन सब के 2 बरसरिकर की तरह बाजुओं का एक इजाफी जोड़ा नहीं निकला था। लोनली लैंप की आंखों का एक इजाफी जोड़ा निकल आया और उसके बाजू उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टलाइन लॉन्ग बो के साथ जम हो गए। मजमूई तौर पर इन खिलाड़ियों की तब्दीलियां उनकी क्लासेस के मुताबिक थीं। जब से हमने गॉड्स डोमेन में शमूलियत इख्तियार की है
तुम वो पहली खिलाड़ी हो जिसने अकेले हमारी पूरी पार्टी को रूप बदलने पर मजबूर किया है, लेकिन आखिरकार तुम अब भी सिर्फ एक शख्स हो। जब तक हम खतरात को नजरअंदाज करते हैं, हम फतह हासिल कर लेंगे, लोनली लैंप ने फायर डांस पर मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने अपने बैग से 12 ब्लैक ईरोज निकाले जिनसे एक खौफनाक चमक निकल रही थी। इस मकाम पर लोनली लैंप का कुछ भी छुपाने का कोई इरादा नहीं था। इसे ये 12 ब्लैक ईरोज एक कदीम खंडर से मिले थे और उनमें से हर एक में एक आला 3 हमले की ताकत थी, यहां तक कि वो ट्रिचार के वजूद के लिए भी खतरा थे। क्या ऐसा है? क्या होगा अगर तुम्हें 2 लोगों का सामना करना पड़े? अचानक उनके इर्द गिर्द से एक मध्यम सी आवाज डार्क हंटर्स तक पहुंची, जो लोनली लैंप के जहन में जोरदार तरीके से गूंज रही थी। अगले ही लम्हे फायर डांस के पास एक बहुत बड़ा खलाई शिगाफ नमूदार हुआ। फिर सैफ अली का साया आहिस्ता आहिस्ता खलाई शिगाफ से बाहर निकला। चैप्टर 1739 डार्क हंटर्स का सफाया। ब्लैक फुलियम। सैफ अली को देखकर लोनली लैंप के तासुरात तारीक हो गए। दीगर 5 डार्क हंटर्स ने भी अपना हमला रोक दिया जब उन्होंने सोवर्ड्समैन को घूरा। उनकी नजरों में खौफ उभर आया था। स्टोन फॉरेस्ट टाउन और कदीम अलाउ खंडरात के करीब होने वाली लड़ाइयों के बाद ब्लैक फुलियम की शोहरत डार्क नाइट एम्पायर समेत गार्ड्स डोमेन के मुख्तलिफ ममालिक में फैल चुकी थी। अगरचे इन 6 खिलाड़ियों ने कभी ब्लैक फुलियम से जाती तौर पर लड़ाई नहीं की थी, लेकिन इस आदमी की जंगी वीडियोस देखने के बाद वो जानते थे कि इसकी बुनियादी खुसूसियात और जंगी मेयार दोनों गार्ड्स डोमेन के उरूज पर थे। आम हालात में भी उनकी 6 रुकनी पार्टी को ब्लैक फुलियम के अर्द गिर्द इंतहाई मोहतात रहना पड़ता। दरअसल उनके पास अपना मिशन मुकम्मल करने का मौका था, क्योंकि फायर डांस अकेली थी, लेकिन अब जबकि ब्लैक फुलियम इस लड़ाई में शामिल हो गया था, उनके इम्कानात गैर यकीनी थे। ब्लैक फुलियम आखिरकार अपना कदम उठा रहा है। दूर से देखने वाली मुख्तलिफ सुपर पावर्स सैफ अली की आमद पर पुरजोश हुए बगैर न रह सके। उन्होंने फायर डांस और डार्क हंटर्स के दरमियान होने वाले तसादुम को बहुत बेसब्री से देखा था, लेकिन उन्हें यह फिक्र भी थी कि खातून इसी से मर सकती है। वो परेशान थे क्योंकि वो 6 डार्क हंटर्स की असल ताकत देखना चाहते थे। ये पहली बार था जब उनका सामना ऐसे खिलाड़ियों से हुआ था जो मोनस्टर्स में तब्दील हो सकते थे। उन्हें आज तक ये भी नहीं मालूम था कि ऐसा मुमकिन है। फितरी तौर पर उन्हें उन 6 खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करनी थी। वो शायद कुछ ऐसे सुराग भी दरियाफ्त कर लें जो उन्हें ये ताकत हासिल करने में मदद दे सके। वो जितना बता सकते थे, डार्क हंटर्स की मोनस्टर्स में तब्दील होने की सलाहियत यकीनी तौर पर एक बरसरक शकल से ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि इस तब्दीली ने खिलाड़ियों को एक ऐसा जिस्म दिया जिसने उनके जंगी मेयार को बदला और बेहतर बनाया। अगर उनके गिल्ड्स के माहिरीन इस ताकत को समझ सकें तो ये बिलाशुबा गिल्ड की मजमूई ताकत में इजाफा करेगा। लिहाजा उन्हें बहुत उम्मीद थी कि जीरो विंग डार्क हंटर्स को शिकस्त दे सकता है और 6 डार्क हंटर्स को अपना सब कुछ इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकता। ताहम अगर उसके बजाय डार्क हंटर्स फतह हासिल कर लेते तो उन्हें मालूम नहीं होता कि आया इन खिलाड़ियों ने कुछ छुपाया था या नहीं। लीडर, हमें क्या करना चाहिए? यहां तक कि अगर हमारे पास इन दोनों को शिकस्त देने की ताकत है तो भी ऐसा करने में काफी वक्त लग सकता है, लान हुआ ने टीम चीट के जरिए पूछा जब इसने खामोशी से सैफ अली का मुशाहिदा किया। हमारे मुखालफीन बहुत ताकतवर हैं, पीछे हटने की तैयारी करो। लोनली लैंप ने फायर डांस और सैफ अली पर नजर डालते हुए एक गहरी आह भरते हुए कहा। अगर उनकी पार्टी ने सैफ अली और फायर डांस से लड़ने की कोशिश की तो जंग के नतीजे से कत नजर आखिर में डार्क हंटर्स पार्टी का सफाया हो जाएगा। बहरहाल जीरो विंग के दीगर आला माहिरीन को पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर वो मर गए तो उन्हें आम डार्क प्लेयर्स से भी बदतर मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा, जो कि ऐसा नतीजा नहीं था जिसे लोनली लैंप देखना चाहता था। समझ गए? अगरचे दीगर 5 डार्क हंटर्स हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने सर हिलाया और भागने की तैयारी की। क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? लोनली लैंप और उसकी पार्टी के मेंबरान के अमल ने सैफ अली को थोड़ा हैरान कर दिया। इसे डार्क हंटर्स के इतने फैसलाकुन होने की तवक्को नहीं थी कि वो इस लम्हे पीछे हट जाएंगे जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सूरत हाल कितनी नुकसानदेह हो चुकी है। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अब मजाक कर रहे हैं। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि ये सोचें कि हम 6 के 6 अप और कमांडर फायर डांस के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लोनली लैंप ने सैफ अली की तरफ देखते हुए सुकून से वजाहत की। चूंकि हम पहले ही अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हैं, अगरचे बमुश्किल ही सही, हम अब रुखसत होंगे।
ऐसा कहते हुए लोनली लैंप ने अपने हाथों में मौजूद 12 ब्लैक ईरोज दाग दिए, जिनमें से 4 का निशाना फायर डांस और 8 का निशाना सैफ अली था। हर तीर में 3 के उरूज की ताकत थी। मौजूदा खिलाड़ियों के पास उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं था। यहां तक कि सैफ अली जैसे मूसटर के खिलाफ भी लोनली लैंप को यकीन था कि इसके तीर स्वर्ड्समैन को थोड़ा पीछे धकेल देंगे। इसी दौरान उनकी पार्टी इस मौका का इस्तेमाल करते हुए महफूज तरीके से इलाका छोड़ सकती थी। ताहम सैफ अली ने बगैर किसी जल्दी के कलंगरे को मियान से निकाला और हल्के से ब्लेड को हवा में लहराया। अचानक एक नीली आसमानी बिजली ने इसके सामने की जगह को चीर दिया। लाइटनिंग स्लैश। बड़ी आसमानी बिजली ने फौरन तमाम 12 ब्लैक ईरोज को निगल लिया और उसके नतीजे में पैदा होने वाली शदीद लहरों ने अर्द गिर्द की जगह को भी हिलाकर रख दिया। एक मुख्तसर लम्हे के बाद ब्लैक ईरोज बखर गए। लोनली लैंप और उसके साथी जो भागने की तैयारी कर रहे थे पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। वो गायब होते हुए ब्लैक ईरोज को घूरते हुए अपनी पसपाई के बारे में भूल गए। ये कैसे मुमकिन है? लोनली लैंप को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था जो उसने अभी देखा था। वो 12 ब्लैक ईरोज थे जिनके बारे में वो बात कर रहे थे। यहां तक कि एक मते कमूसटर को भी इस तरह के हमले से निपटने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता, फिर भी सैफ अली ने इसे एक ही वार से कुचल दिया था। एक लम्हे के लिए उसने ये भी सोचा कि क्या आसमान उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। उसने वाकई नहीं सोचा था कि सैफ अली हकीकत में तमाम 12 ब्लैक ईरोज को कामयाबी से रोक लेगा। उसने मते का शैतानी इफरीत के खिलाफ सैफ अली की लड़ाई देखी थी। इस आदमी को इतनी आसानी से ब्लैक ईरोज को रोकने के काबिल नहीं होना चाहिए था। कम अज कम हमले को रोकने से स्वर्ड्समैन को 1 दर्जन गज से ज्यादा पीछे धकेल देना चाहिए था। फितरी तौर पर तमाशाइयों का हुजूम भी इसी तरह हक्का बक्का था। मजबूत, बहुत मजबूत। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ब्लैक ईरोज से नावाकिफ नहीं थी। इन सब के पास अपना छोटा सा जखीरा था। आमतौर पर ये तीर उनके गिल्ड के गोदामों में महफूज किए जाते थे ताकि उन्हें सिर्फ काफी कीमती बासिस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ताहम सैफ अली को 12 ब्लैक ईरोज को इतनी आसानी से तबाह करते देखने के बाद उन्हें खुद पर बेवकूफों जैसा एहसास हुआ। इन सब ने इन ब्लैक ईरोज को, जिन्हें इतनी आसानी से रोका जा सकता था, अनमोल खजानों की तरह समझा था। तुम ये तो नहीं सोच सकते कि तुम इस छोटी सी चाल के बाद महफूज तरीके से जा सकते हो। क्या तुम सोचते हो? सैफ अली ने बेहिस्सी से कहा जब इसने अपने सामने मौजूद 6 डार्क हंटर्स पर नजर डाली। लीडर, हमें क्या करना चाहिए? लोनली लैंप की पार्टी के मेंबरान ने रेंजर से पूछा। इससे पहले वो सिर्फ सैफ अली की शोहरत की वजह से इससे डरते थे, लेकिन इसे एक ही लम्हे में 12 ब्लैक ईरोज को तबाह करते देखने के बाद सच्चे खौफ ने उनके दिलों को जकड़ लिया। उन्हें बिलाखिर एहसास हुआ कि इतने सारे लोग सैफ अली को मोन्स्टर क्यों कहते हैं। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। एडवांस्ड मीट डेमन पोशन इस्तेमाल करो, लोनली लैंप ने सैफ अली को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर दीगर 5 डार्क हंटर्स हैरान रह गए। एडवांस्ड मीट डेमन पोशन एक खास बरसरक पोशन था जिसे खरीदने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। जब इसे पिया जाता तो ये इन जैसे म्यूटेड प्लेयर्स को 30 सेकंड के लिए ताकत में एक और इजाफा फराहम करता था। ये 2 फोल्ड बरसरक के मुतरादिफ था। ताहम ये 2 फोल्ड बरसरक किसी कीमत के बगैर नहीं आता था। एक बार जब पोशन का दौरानिया खत्म हो जाता तो वो 40% के बराबर एक्सपी खो देते। इसके अलावा वो कुछ वक्त के लिए कमजोर हालत में भी चले जाते। लिहाजा वो समझते थे कि इस पोशन को इस वक्त तक कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि यह पोशन इस वक्त उनके फरार का वाहिद मौका था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आप इतने ही हैरत अंगेज हैं जितना कि अफवाहें कहती हैं। ताहम मुझे डर है कि अब में अभी भी हमें यहां रखने की ताकत की कमी है। ऐसा कहते हुए लोनली लैंप ने एक एडवांस्ड मीट डेमन पोशन निकाला और इसे पी लिया। दीगर 5 डार्क हंटर्स ने भी ऐसा ही किया। अचानक 6 डार्क हंटर्स की चमक मजीद शदीद हो गई। इससे पहले उनकी चमक इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स का मुकाबला करती थी, लेकिन अब उनकी चमक इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड से भी ज्यादा मजबूत थी। फौरन 6 खिलाड़ी अलग हो गए और भागने लगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, सैफ अली ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट जाहिर की, जिसके बाद उसने पावर ऑफ डार्कनेस को फाल किया जिससे इसकी बुनियादी खुसूसियात आसमान को छूने लगे।
फिर इसने इब्बिसिल ब्लेड को जमीन में घोंप दिया। फॉरबिडन डोमेन, इब्बिसिल कर्स। सैफ अली को मरकज बनाते हुए 30 गज के दायरे तक गहरी सिया लहरें फैल गईं। इसी वक्त 500 गज के दायरे में उसका हर दुश्मन किसी भी स्किल्स, स्पिलिस, टूल्स को इस्तेमाल करने से कासिर हो गया। इब्बिसिल कर्स के फाल होने ने न सिर्फ तमाम 6 डार्क हंटर्स को बांध दिया, बल्कि इसने उनकी बुनियादी खुसूसियात में भी 20% की कमी कर दी। तेजी से रद्दे अमल जाहिर करते हुए 6 के 6 ने अपनी कंट्रोल रिमूवल स्किल्स को फाल करने की कोशिश की। ताहम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोनली लैंप और दीगर कितना चाहते थे कि उनकी स्किल्स फाल हों, उनकी स्किल्स गैर फाल ही रहीं। जैसे ही 6 डार्क हंटर्स ने अपनी पाबंदियों से आजाद होने की जिदोजहद की, सैफ अली ने एक बार फिर कलंगरे को उठाया और हल्के से मुकद्दस तलवार को डार्क हंटर्स पर लहराया। लाइटनिंग एज। सैफ अली के सामने आसमानी बिजली की बेशुमार कौसें बन गईं, जिन्होंने एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसने लोनली लैंप और दीगर को निगल लिया। जब आसमानी बिजली का दरिया मध्यम पड़ा, तो इस जगह पर सिर्फ 7 आइटम्स जमीन पर पड़े थे, जहां डार्क हंटर्स खड़े थे। चैप्टर 1740 ब्लैक फुलियम का इंतबा। जिस लम्हे 6 डार्क हंटर्स मेरे नान जंग में खामोशी छा गई। यहां तक कि क्रिम्जन हान के मेंबरान, जो इस वक्त मान जंग से फरार हो रहे थे, वो भी मध्यम पड़ते आसमानी बिजली के दरिया को देखने के लिए रुकने पर मजबूर हो गए। एक लम्हे के लिए देखने वाले खिलाड़ियों ने यह भी सोचा कि क्या उनकी आंखें उनके साथ कोई धोखा कर रही है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं होती अगर सैफ अली ने महज एक ही वार से आम माहिरीन के एक गिरोह को मार डाला होता, लेकिन 6 डार्क हंटर्स आम माहिरीन नहीं थे। वो हकीकी मानों में अजीम माहिरीन थे। इनमें से हर एक इतना मजबूत था कि डार्क नाइट एम्पायर के मुख्तलिफ डार्क गिल्ड्स को खौफ से कांपने पर मजबूर कर दे। फिर भी अब जैसे मक्खियों के एक झुंड को मार रहा हो, सैफ अली ने अपनी तलवार के एक ही वार से 6 डार्क हंटर्स को नाकारा बनाकर मार डाला था। वो मर गए। ये कैसे मुमकिन है? ये वो डार्क हंटर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रिम्जन घोस्ट, जिसने बहुत पहले अपने और मान जंग के मरकज के दरमियान कुछ फासिला रख लिया था, लोनली लैंप और उसके साथियों के पिछले मकाम को हैरत से घोर रहा था। उसने इससे पहले लोनली लैंप की ताकत का जाती तौर पर तजुर्बा किया था। रूप बदलने के बाद लोनली लैंप और दीगर डार्क हंटर्स की जंगी ताकत उसकी ताकत से सिर्फ थोड़ी सी कमजोर थी जब वो कोई बरसरक शकल फाल करता था। ताहम इसकी बरसरक शकल के बरक्स लोनली लैंप और दीगर की तब्दीली का कोई दौरानिया नहीं था। एक बार जब उसकी बरसरक शकल का दौरानिया खत्म हो जाता, तो वो बहुत जल्द मौत से हमकिनार हो जाता। मजीद ये कि लोनली लैंप की पार्टी ने एक पुरस्कार पोशन पिया था जिसने उनकी चमक की शिद्दत को बढ़ा दिया था। ये बताने की जरूरत नहीं कि उनकी बुनियादी खुसूसियात में मजीद इजाफा हुआ होगा। अगर इसे लोनली लैंप से लड़ना पड़ता जब रेंजर ऐसी हालत में था, तो वो अपनी बरसरक शकल के फाल होने के बावजूद चंद हमलों के बाद मुमकिना तौर पर मर जाता। फिर भी मुतअद्दिद इजाफों के बाद भी सैफ अली ने पार्टी को फौरन मार डाला था। वो एक कठिन लड़ाई के बाद सैफ अली की फतह को कबूल करने के काबिल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही सैफ अली ने सूरत हाल को कुछ हद तक संजीदगी से लिया, लोनली लैंप और दीगर डार्क हंटर्स जलकर राख हो गए थे। जब क्रिम्जन घोस्ट ने सैफ अली की तरफ देखा, जो लोनली लैंप और उसकी पार्टी के गिराए गए आइटम्स के सामने खामोशी से खड़ा था, तो इसका पूरा जिस्म कांप उठा। बहुत खौफनाक खौफ और सुकून ने इसके दिल को मगलूब कर लिया। सैफ अली बेपनाह ताकत के साथ एक सच्चा मोन्स्टर था। अगर इसे यकीन न होता कि सैफ अली हकीकत में एक खिलाड़ी है, तो वो शायद ये भी शक करता कि सैफ अली एक एनपीसी है जिसे मैन गार्ड सिस्टम ने गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ियों के साथ मजाक करने के लिए बनाया है। खुशकिस्मती से उसने अपनी फौज को जीरो विंग की अफवाज से लड़ने की इजाजत नहीं दी थी। यहां तक कि अगर उसके कुछ खिलाड़ी बच भी जाते, तो भी उसकी फौज को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ता। इसी दौरान मुख्तलिफ सुपर पावर्स के खिलाड़ी जो कदीम अलाउ खंडरात से देख रहे थे, डार्क हंटर्स का सफाया होने पर हाँपने लगे। उनकी आंखें तकरीबन उनके हलकों से बाहर आ रही थी। 6 डार्क हंटर्स से ऐसी चमक निकल रही थी जो इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स का भी मुकाबला कर सकती थी। इससे साबित हुआ कि उनकी बुनियादी खुसूसियात इस मेयार तक पहुंच चुकी थीं। डार्क हंटर्स के जंगी मेयारात के साथ मिलकर मौजूद सुपर पावर्स में से किसी को भी यकीन नहीं था कि वो 6 खिलाड़ियों के फरार को रोक सकते हैं। नहीं,
वाज़े तौर पर कहा जाए तो वो उन 6 खिलाड़ियों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में भी जिदोजहद कर सकते थे। दूसरी तरफ सैफ अली ने न सिर्फ 6 के 6 डार्क हंटर्स को अकेले मार डाला था, बल्कि इसने एक ही हमले से ऐसा किया था। इस वजह से मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों के चेहरों पर संजीदा तासुरात थे। चूंकि सैफ अली 6 डार्क हंटर्स को खत्म कर सकता था, तो यह बताने की जरूरत नहीं कि उसे उनके साथ भी ऐसा करने में कोई मसला नहीं होगा। उसका मतलब यह भी था कि जब तक सैफ अली चाहे वो उनमें से किसी को भी मार सकता है। ये जानते हुए वो सैफ अली को ज्यादा संजीदगी से कैसे न लेते। ये आदमी क्वाइट मेलोडी सैफ अली को लोनली लैंप और उसकी पार्टी के गिराए गए आइटम्स इकट्ठा करते हुए देखकर अपना सर हिलाने और तलखी से मुस्कुराने के सिवा कुछ न कर सकी। ऐसा लगता है कि हम न सिर्फ उन 6 खिलाड़ियों के बारे में कुछ भी जानने में नाकाम रहे, बल्कि हमें एक सख्त इंतबा भी मिला है। इसकी राय में सैफ अली ने 2 वजूहात की बना पर 6 डार्क हंटर्स को फौरन मारा था। पहला, वो नहीं चाहता था कि दूसरे डार्क हंटर्स की हुदूद और राज जानकर उसकी कोशिशों का फायदा उठाएं। दूसरी वजह सेक्रेट टेंपल जैसी सुपर पावर्स को इंतबा देना था। चूंकि वो डार्क हंटर्स को इतनी आसानी से मार सकता था, इसलिए वो फितरी तौर पर इस जैसी सुपर पावर्स के आला ओहदेदारों को मारने के काबिल था। ये एक पैगाम था कि उन्हें कदीम अलाउ खंडरात में जीरो विंग को निशाना बनाने पर नजरसानी करनी चाहिए। बसूरत दीगर उन्हें भी इसी तरह के अंजाम का सामना करना पड़ेगा। ब्लू जेड, जो क्वाइट मेलोडी के पास खड़ी थी, ने अपनी वाइस टेंपल मास्टर के अल्फाज से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। जब वो सैफ अली को देख रही थी तो इसकी आंखों में पेचीदा जज्बात चमक रहे थे। इस जंग के बाद बिलाशुबा सैफ अली के लिए इसकी तारीफ में इजाफा हुआ था, ताहम इसके दिल में मुसाबकत का एहसास भी था। इसे ऐसा लगा जैसे इसे अभी एक ऐसा हदफ मिल गया है जिसके लिए काम करना काबिल कदर है। ये ब्लैक फुलियम वाकई मगरूर है। उसने दरहकीकत मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इंतबा भेजने की हिम्मत की है। अगरचे वो मगरूर है, लेकिन इसने वाज़े तौर पर उसे कमाया है। क्या तुम मुख्तलिफ सुपर पावर्स के चेहरे नहीं देख सकते? वो तासुरात अनमोल हैं। ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में किसी को भी कदीम अलाउ खंडरात में जीरो विंग को निशाना बनाने के ख्यालात नहीं पालने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। सिल्वर विंग टाउन में न सिर्फ इतने ताकतवर और तवील फासले तक मार करने वाले दिफाई ढांचे मौजूद हैं, बल्कि इसकी हिफाजत इतने सारे नाकाबिले यकीन माहिरीन भी कर रहे हैं। एनपीसी गार्ड्स के बगैर भी कोई सिल्वर विंग टाउन और जीरो विंग को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। कदीम अलाउ खंडरात में आराम करने वाले गिल्ड्स और अलिफाडुंचरर टीमों दोनों ने जीरो विंग के बारे में अपनी राय बुलंद की। कुछ अलिफाडुंचरर टीमों ने तो मजमूई तौर पर गिल्ड में शामिल होने का भी सोचा। अब जबकि जीरो विंग का ओरुक एम्पायर के कदीम अलाउ खंडरात पर गलबा था, इसकी तरक्की की रफ्तार हैरानकुन होगी। ये कुछ ही अरसे में वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में एक सुपरफास्टेड गिल्ड भी बन सकता है। अगर वो गिल्ड के सुपरफास्टेड गिल्ड बनने से पहले जीरो विंग में शामिल हो गए तो उनके अंदरूनी मेंबर बनने के इम्कानात ज्यादा होंगे। अगर वो कोर मेंबर बन गए तो उनकी जिंदगी सांवर जाएगी। लानत हो! क्या ब्लैक फुलियम ने जानबूझकर डार्क हंटर्स के हमला करने तक अपना कदम उठाने का इंतजार किया? विंड हंटर, जो महफूज फासले से जंग देख रहा था, डार्क हंटर्स के मरने पर कोसने लगा। इसका रंग पीला पड़ गया था। उसने सोचा था कि लोनली लैंप की पार्टी जीरो विंग के लिए कुछ परेशानी का बाइस बन सकती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जानें गिनवाने में कामयाब हुए थे। मजीद ये कि उसने लोनली लैंप की पार्टी को कुमक पहुंचाने के लिए काफी सारे शैतानी इफरीत और शैतानी दरिंदे भेजे थे। नतीजे के तौर पर इसके कारिंदे मामूल से ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, जिससे मैजिक टावर्स को मोनस्टर्स को ज्यादा आसानी से निशाना बनाने का मौका मिला। अचानक बेस्ट एम्परर का साया विंड हंटर के पास नमूदार हुआ। बेस्ट एम्परर ने फिर कहा, ठीक है, इतना काफी है। विंड, तुम्हें भी पीछे हटने की जरूरत है। अब हमारे पास सिल्वर विंग टाउन के खिलाफ कुछ भी करने की सलाहियत नहीं है। लेकिन क्या हम जीरो विंग को यूं ही छोड़ देंगे? मायूसी ने विंड हंटर को झंझोड़ दिया। इसकी मुहिम न सिर्फ गिल्ड को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही थी, बल्कि इसने जीरो विंग की साख को भी बढ़ा दिया था। मजीद ये कि इसकी मुनसिटर फौज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ये पहली बार था जब उसे इतना शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। नहीं, यकीनन हम जीरो विंग को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। 9 रीगन्स एम्परर के साथ मेरे मुआहदे या मेरी जाती वजूहात से कतनजर मैं जीरो विंग को गार्ड्स डोमेन से मुस्तकिल तौर पर हटाना चाहता हूं।
लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। बेस्ट एम्परर ने सैफ अली के दौर खड़े साए को घूरते हुए कहा। इसकी आंखों से कत्ल का इरादा झलक रहा था। इस आदमी की वजह से उसकी तरक्की का रास्ता कट गया था। वो अपने नुकसानात के बाद जीरो विंग को कैसे बख्श सकता था। ताहम इस ऑपरेशन की बदौलत जीरो विंग ने डार्क हंटर्स को मुश्तइल कर दिया है। डार्क हंटर्स को मुश्तइल कर दिया। विंड हंटर अपनी उलझन को न छुपा सका। बिल्कुल दुरुस्त। डार्क हंटर्स अल्फाडुंचरर टीम पागलों के एक गिरोह पर मुश्तमिल एक पुरस्रार तंजीम है। कोई भी उनके हकीकी ख्यालात का अंदाजा नहीं लगा सकता। ताहम एक बात जिसका आप यकीन कर सकते हैं वो ये है कि वो एक इंतकामी गिरोह है। अब जबकि ब्लैक फुलियम ने लोनली लैंप को मार दिया है, जो उसके बुनियादी मेंबरान में से एक है, डार्क हंटर्स जीरो विंग को इससे बचने नहीं देंगे। बेस्ट एम्परर ने तंजिया अंदाज में कहा। जीरो विंग सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपना गुरूर बरकरार रखेगा। एक बार जब डार्क हंटर्स कार्रवाई करेंगे तो जीरो विंग के दिन गिने जा चुके होंगे। मैं समझ गया। विंड हंटर ने सर हिलाया। फिर इसने अपने शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों को मान जंग से निकलने का हुक्म दिया। ताहम अगरचे शैतानी दरिंदों और शैतानी इफरीतों ने अपनी पसपाई शुरू कर दी थी, सैफ अली ने जीरो विंग के मेंबरान को मोनस्टर्स का पीछा करने का हुक्म दिया। आखिर में जीरो विंग ने शैतानी इफरीतों और शैतानी दरिंदों की एक और बड़ी तादाद को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान इस जंग के नतीजे की खबर तेजी से पड़ोसी ममालिक में फैल गई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।